मिनट है कम्युनिकेशन में, लेकिन इसमें से ऑप्शन बेस्ड सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। और पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, हिंदी इंग्लिश वाली जो भी है, तो इसकी भी आज अपलोड करूंगा। तो पहले कम्युनिकेशन की अगर मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब होता है कि आप अपनी कोई अपना थॉट, कोई आइडिया, कुछ कॉमन है, मतलब अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन हो। लाइक कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, आइडियाज को एक्सचेंज करते हो, थॉट्स को एक्सचेंज करते हो, एंड इमोशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। कुछ भी हो सकता है, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। अगर उसमें कुछ कॉमन है तभी हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन में कुछ कॉमन नहीं है तो कभी कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन तभी कर सकते हो अगर आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो और जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के फीचर से ना आपको स्टेटमेंट टाइप बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली देखो, कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकता है, नो डाउट, जैसे रेडियो टीवी चलता है, लेकिन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा टू वे होता है। तो इस वजह से हम यहां पर कम्युनिकेशन के फीचर में सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का फीचर है वो टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और सामने वाला आपको कुछ जवाब दे रहा है। दैट मींस कि इट इज अ टू वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को कुछ दिया तो रिसीवर से भी सेंडर के पास कुछ ना कुछ आएगा। तो ये है हमारा एक टू वे प्रोसेस जिसमें दो बोथ सेंडर और रिसीवर दोनों की जरूरत होती है, जो बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल, कम्युनिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है। आप वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दूसरा, कम्युनिकेशन में आप विदाउट वर्ड्स, जिसको आप बोल सकते हो नॉन वर्बल, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने गेस्चर से, अपनी आंखों से, है ना, तो डिस्टेंस से, इन सब चीजों से भी क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है, जो कम्युनिकेशन हो सकता है। सो वर्बल भी हो सकता है, वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, और इट कैन बी नॉन वर्बल, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। देन आपका कंटीन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होता। इवन के जो आपको सपने आते हैं वो भी आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। आप दिन में जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी महसूस करते हो, वही सब चीजें सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं और वही फिर आपको सपने में आता रहता है। तो कम्युनिकेशन बंद नहीं होता। हो सकता है बाहर किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने आप के साथ हमेशा एक कम्युनिकेशन लूप में रहते हैं। सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कम्युनिकेशन है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे मैं भी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद, मेरा पर्पस ये है कि मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आपको समझ में आए, और आप भी ये उम्मीद करके आए हो कि मैं जो आपको पढ़ा के जा रहा हूं, मैं जो आपको समझा के जा रहा हूं, वो आपको समझ आना चाहिए। यस और नो? तो बेसिक पर्पस यही है कि कम्युनिकेशन में आपको चीजें समझ आनी चाहिए, आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। जितनी सही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा। इन्वॉल्व फीडबैक, तो फीडबैक का मतलब होता है कि मैंने किसी को कुछ बोला, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको बात क्लियर हुई, आपने बोला यस सर, हमें बात क्लियर हुई, इसका मतलब आपने फीडबैक दिया। फीडबैक इज नथिंग, इट इज जस्ट मैसेज फ्रॉम द अदर साइड। तो जो रिसीवर है जब वो मैसेज भेजता है तो उसको फीडबैक बोला जाता है। तो फीडबैक से हमें ये पता चल जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या हमारा इफेक्टिव हुआ है। कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम बोलना चाहते थे, जो हम समझाना चाहते थे, जो हम बताना चाहते थे, क्या हम उस कम्युनिकेशन को बढ़िया तरीके से कर पाए हैं। आपको मेरी बात समझ में आई है? मेरे को आपसे ये फीडबैक चाहिए होती है। देन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है, वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जब भी कम्युनिकेशन होता है उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है, आप दो दोस्त हो, अगर आप दोनों एक कंपनी में जॉब करते हो और एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, तो वहां पर जो आप बात करोगे उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। लेकिन वही दो दोस्त जब किसी शादी में जाकर बात करेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, हर तरीके से कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। राइट? सो कम्युनिकेशन चेंज अकॉर्डिंग टू सोशल, कल्चरल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है और उसमें उसी तरीके का कम्युनिकेशन होगा। यस और नो? जिस तरीके की सिचुएशन है बेटा, उसमें उसी तरीके का कम्युनिकेशन है, वो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। सो इट इज रिलेटेड टू कि भैया लगातार चीजें चेंज होती रहती है, लगातार चीजों में एक इफेक्टिवनेस है वो बना के रखने के लिए। देन इन्फ्लुएंस बाय नॉइस, नॉइस का मतलब होता है बैरियर। कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, नॉइस भी उसमें एक बैरियर होता है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्टेकल, जैसे अभी हम पढ़ते हैं कई बार वीडियो डिले हो जाता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉइस। कई बार आवाज कट जाती है, दैट इज अ वॉइस, जो नॉइस जो बाहर से कई बार पीपी पापा की आवाजें आती हैं, वो भी एक नॉइस है। तो जितनी ज्यादा नॉइस होगी, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस उतनी कम होगी। जैसे अगर आप अभी देख रहे हो, आपको जब हमने शुरू में शुरुआत में जब मैं इस ऑफिस में शिफ्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग के 5-10 दिनों में बड़ी दिक्कत आई थी। ठीक है, कुछ बच्चों को आवाज नहीं सुनती थी, याद होगा आपको, कई बार मैंने माइक भी चेंज करके देखा, सब चीजें चेंज करके देखी, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन जब से मैंने ये वायरलेस माइक को यूज करना शुरू किया, रॉड वाले को, तब से वो प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर पूरा दिन बस पीछे से पीपी पापा की आवाजें आती रही तो क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? नहीं। तो फिर पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, समझ रहे हो ना? तो जितना ज्यादा नॉइस होगा उतनी इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आता है सिंबॉलिक, साइंस, वर्ड्स और विजुअल टू कन्वे मीनिंग, कम्युनिकेशन वर्सेटाइल एंड अडैप्टेबल। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा कम्युनिकेशन, जैसे ये अब इस अगर मैं आपको बोलता हूं, ये इस साइन से आप क्या समझते हो कि सर ये विक्ट्री का साइन है। अब इससे क्या समझते हो कि सर थम्स अप बोल रहे हो, इससे क्या बोला कि थम्स अप बोल रहे हो ना, इससे आपको पता चल रहा है कि नमस्कार कर रहा हूं या धन्यवाद कर रहा हूं। दैट मींस कि कम्युनिकेशन में जो साइंस हैं, जो सिंबल्स हैं, जो विजुअल्स हैं, वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उससे भी आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। गोल ओरिएंटेड, अल्टीमेट कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है, अल्टीमेटली कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य होता है। कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए, किसी को कोई चीज समझाने के लिए, किसी को चीज बताने के लिए, है ना? तो वो चीज है। सो इट ऑलवेज सर्व अ पर्पस टू बी इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू एजुकेट और टू एंटरटेन। कोई भी पर्पस हो सकता है जिसके लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। देन आर द बिल्ड रिलेशनशिप। अब कम्युनिकेशन से तो आपकी शादियां होती हैं, यस और
अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो भैया उसमें कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल होगा, सबसे बड़ा योगदान होगा, है ना? जब उससे बात की होगी पहली बार तभी तो उससे आज तक बात कर रहे हो ना। बिना बात के आप किसी रिश्ते को कैसे निभा सकते हो? नो, यू कैन नॉट। इस वजह से इससे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, इसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। जाना जाता डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक है वो, टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है। ठीक है, आपको पता है कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। पहले किस तरीके से कम्युनिकेशन होता था, वो पहले पत्थर युग में अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता था, फिर कबूतर आ गए ना। तो वो जो कम्युनिकेशन का जो फेज था वो टाइम के साथ साथ क्या हो गया, चेंज हो गया। आज के टाइम पर जो कम्युनिकेशन है वो अलग तरीके का है। आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, तो उस वजह से। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कम्युनिकेशन अलग अलग लेवल्स पे होता है। पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, इंट्रापर्सनल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ट्रांजैक्शनल लेवल पे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में कम्युनिकेशन है, मतलब हर जगह पर कम्युनिकेशन है, लेकिन उसका जो रूप है वो चेंज होता है। ठीक है, हम टाइप्स में आगे पढ़ें। जाना जाता है इमोशनल एस्पेक्ट। कम्युनिकेशन में इमोशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको नॉर्मली बताता हूं। आप लोग देखते हो जो लोग कुछ लोग तो अपने कोर्स बेच के लिए भी बच्चों को इमोशनल कर देते हैं ना, कि मैं बहुत गरीब होता था, मैंने ये किया है, मेरे कोर्स खरीदो। मतलब हर कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बाबा लोग हैं वो इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी कर देते हैं, वो भी लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से यूज किया जाता है। किसमें इमोशनल एस्पेक्ट ऐड कर दो। क्यों? छोटे बच्चों का सामान बेचने वाली हर ऐड में मां होता है। मां माने डेटॉल का धुला, जो डाल्डा की ऐड आती है उसमें भी मां होती है। बच्चों की हर ऐड में, चाहे वो डायपर की ऐड हो, किसी भी चीज की ऐड हो, उसमें मां के एलिमेंट को क्यों ऐड किया जाता है? वो इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है, क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। Then requires active listening. कम्युनिकेशन में इफेक्टिव लिसनिंग का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, विदाउट लिसनिंग, ठीक है, अगर देखो एक होता है हियरिंग, एक होता है सुनना। सुनना होता है मतलब आपको भगवान ने दो कान दिए हैं, इसमें जो भी जा रहा है वो सुन रहे हो। लेकिन जब मैं लिसनिंग की बात कर रहा हूं, उसका मतलब होता है किसी पर्पस के लिए सुनना। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं, आप मेरी बातों को लिसन, यू आर लिसनिंग, लेकिन बाहर से हो सकता है आपकी मम्मी इस टाइम पे रसोई में होगी, आपके भैया आए होंगे, कहीं गए होंगे, आपके पापा ने दफ्तर जाना होगा, तो पीछे से बहुत सारी आवाजें होंगी, आप उन पर ध्यान नहीं दोगे। तो जिस पे ध्यान दे रहे हो दैट इज लिसनिंग, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो दैट इज हियरिंग, क्योंकि दिन में पूरा दिन कान में आवाजें तो आती रहती हैं, है ना? कितनी कितनी आवाजें आती रहती हैं इस वजह से। सो दैट्स देन आ जाता है यूनिवर्सल नीड। कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल। बिना कम्युनिकेशन के हमारी जिंदगी अधूरी है। बिना कम्युनिकेशन पे हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज के समय में जॉब से लेके अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो करने से, आगे बढ़ने से, कोई भी चीज है वो कम्युनिकेशन से को साइड पे करके आप नहीं कर सकते। देन आ जाता है फैसिलिटेट, हेल्प्स इन इन्फॉर्म डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि हमने ये वाला डेटा यूज किया, इसके बेसिस पे हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आया। तो इस पर्पस के लिए भी कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। कल्चरल सेंसिटिविटी, अडैप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल टू रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस, अवॉइड मिसरिप्रेजेंटेशन। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। तो आप अगर किसी दूसरे कल्चर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप उस कल्चर का मजाक उड़ा के नहीं, उस कल्चर में अडैप्ट होकर उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई सपोज करो मेरे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, अब वो सपोज करो उसको हिंदी बोलता है, उसको पंजाबी नहीं आती है, तो मुझे उसके साथ पंजाबी में बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसको पंजाबी समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे हिंदी बोलनी आती है। तो दैट मींस आई हैव टू अडैप्ट द कल्चर, आई हैव टू अडैप्ट द लैंग्वेज। मुझे उसको समझाना है, मुझे उसके साथ बात करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ ना कुछ कॉमन देखना। अब वो पंजाबी नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे हिंदी आती है, तो हम लोग हिंदी में आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट? सो देन आ जाता है इंक्लूड टेक्नोलॉजी। ये तो आपको पता ही है कि आजकल ऑडियो के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, कितने सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। टाइम बाउंड, टाइमलीनेस इज क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग मैसेज आर रेलेवेंट फॉर एक्शनेबल। अब कम्युनिकेशन में टाइम का एक बहुत महत्व होता है ना? टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन, जैसे आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, अभी आप लोगों को किसी, अभी सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने अपने दोस्त को कॉल किया, तो यार उसने कॉल नहीं उठाया, वो शाम को 4 बजे आपको कॉल कर रहा है कि यार तूने मेरे को फोन किया था, तब तक आपने पैसों का इंतजाम कर लिया था, तो क्या वो जो उसने बैक कॉल किया उसका कोई रेलेवेंट रह गया है? नहीं। कम्युनिकेशन टाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है, कब कौन सी बात करनी है, कब कौन सी बात का क्या मतलब है, वो टाइम पे बहुत डिपेंड करता है। जब जिस चीज का सही टाइम है, जब उसका टाइम निकल जाएगा, तो फिर उसका रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। समझ लो ना? तो ये उसी चीज के बारे में बात की जा रही है कि राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट मैसेज डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी है, अगर आप प्रॉपर चीजों को क्लियर कर देते हो, कम्युनिकेशन के थ्रू डाउट्स क्लियर कर देते हो, तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती है। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, लोगों में टीम वर्क कैसे होता है, लोग एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे। फॉस्टर इफेक्टिवनेस, किस जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम पे बेसिस होते हैं, तो वो सब चीजें इसके हिस्सा हो जाते हैं। एथिकल कंसिडरेशन, एंश्योर ऑनेस्टी फेयरनेस। अब ये भी होता है कुछ लोग गलत कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने अभी बताया ये बाबा लोग आपको डराते हो, आजकल वो टीवी पे ऐड आती है भविष्य बताने वाले की, राशि जी मैं देख पा रहा हूं आपकी ग्रह में ये फलाना ग्रह इस कुंडली में बैठा हुआ है, ये कुंडली इस ग्रह में बैठी हुई है, तुम्हारा जो एक्स है वो भी तुम्हें भूला नहीं है, वो भी तुम्हें याद करता है, अगले 4 दिन में वो तुम्हें कॉल करेगा। मतलब लोगों को महाबेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे लोग करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज मिसकम्युनिकेशन। ये है जो लोग कम्युनिकेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत तरीके से। मतलब ये लोगों को ये नहीं बोल रहे कि तुम मेहनत करो तुम्हें जॉब मिलेगी, नहीं नहीं ऐसे करो, सुबह गाय को दो रोटी डाल दो, ठीक है, कुत्ते को दूध पिला दो, तो इससे तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें जॉब लग जाएगी। अरे भैया मेहनत करने से सब कुछ होता है। अगर लोगों को पता चलने लगेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर भगवान ने ये जिंदगी दी है इसका क्या मतलब है? मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कल क्या होने वाला है, तुम आज कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो इन सब चीजें की दीज आर स्कैम्स। तो मिसकम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है लोग इस चीज को, और बुरा तब लगता है जब बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े एक्टर है ना, जिनको लोग अपने आइडियल मानते हैं, वो एक दिन सहवाग की ऐड आ रही थी ना, देखा था आपने कि जब मैं छोटा था तो एक गली में मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरी बॉल किसी के घर में चली गई, तो मैं बॉल लेने गया, तो आंटी ने मुझे बोला कि एक दिन तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। अरे भाई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेटर बनेगा, समझ रहे हो ना? अब वो क्रिकेट खेलेगा ही नहीं, उसको बोलो कि तू क्रिकेट खेलना बंद कर, फिर तो बड़ा क्रिकेटर बनेगा, तब मैं मानूं।
यस और नो। तो इस वजह से ये सब मतलब वो तो कम्युनिकेशन से ही रहा है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जाना जाता है इनोवेशन, ओपन कम्युनिकेशन से क्रिएटिविटी आती है ना, लोग आपस में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कल्चर डेवलप होता है। बहुत सारे फीचर्स हैं, कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है। मतलब आप मान सकते हो कि एक आध सवाल आप लोगों को कम्युनिकेशन के फीचर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, यू मे फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम द कम्युनिकेशन के फीचर से आपको एक सवाल पक्का देखने को मिल सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन है वो आपको हमेशा टाइप से पूछा जाता है। टाइप से भी आप लोगों को क्या होगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो कम्युनिकेशन की अलग अलग टाइप्स है, और मैं आपको टाइप्स को सही करने के लिए, मतलब बेहतर तरीके से समझाने के लिए सारी टाइप्स के साथ साथ कुछ कुछ इसके एग्जांपल्स लेके आया हूं। इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप इन टाइप्स को क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। एग्जांपल्स के थ्रू आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। जैसे सबसे पहले कम्युनिकेशन की टाइप आती है जिसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ड्स। वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स। वो कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के थ्रू होता है, चाहे फिर वो लिखे हुए वर्ड्स हो चाहे वो बोले गए वर्ड्स हो। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन दोनों चीजें आ जाती हैं। ओरल भी आ जाएगा, रिटन भी आ जाएगा। सो वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन बेटा, जो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, वर्ड्स के थ्रू हो रहा है, जिसमें रिटन वर्ड्स हैं या ओरल स्पोकन वर्ड्स हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ईमेल, लेटर। ठीक है, मतलब लेटर लिखा है तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। आप किसी के साथ बोल के बात करो, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। सो लाइक जैसे फेस टू फेस डिस्कशंस होती हैं, फोन कॉल्स है, ऑफिस ईमेल है, रिटन एप्लीकेशन है, किसी भी तरीके से जहां पर वर्ड्स का इस्तेमाल है। वो मैटर नहीं करता वो वर्ड लिखे हुए हैं या फिर बोले गए, राइट। तो ये दो टाइप्स हो गया। पहला तो ओरल हो गया। ओरल का मतलब स्पोकन कम्युनिकेशन, मीटिंग कॉल्स, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, दैट इज स्पोकन कम्युनिकेशन। और ये जो लिखा हुआ है दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। तो दोनों हो गया ओरल और रिटन। रिटन है जहां पर वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जैसे ईमेल आप लिखते हो, लेकिन अगर आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। लिखा हुआ ना, जैसे ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, इंटरव्यूज होती हैं, कस्टमर से बात की जाती है, दिस इज टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मतलब वर्बल है लेकिन ओरल है। लेकिन वहीं पर अगर आपने ऑफिस में कोई मीमो लिखा, आपने कोई लेटर लिखा, आपने कोई ईमेल लिखी, आपने कोई अपना दिल का इजहार करने के लिए अपने खून से लव लेटर लिखा है ना, तो वो है वो रिटन कम्युनिकेशन है। तो दोनों टाइप्स किसका है, वर्बल का है, लेकिन वो वर्बल रिटन भी हो सकता है, इट कैन बी ओरल। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। उसके बाद आता है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होता है बेटा जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड मूवमेंट, इन सब चीजों से कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे एग्रीमेंट, ठीक है, आपने किसी आपके दोस्त से बोला अच्छा चलेगा, तो बोल देते हो हाँ ठीक है भाई मैं चलूंगा, मतलब उसमें बोल नहीं रहे हो, बस आप इशारा कर दे रहे हो कि हाँ ठीक है मैं चलूंगा। नेक्स्ट आ जाता है स्माइलिंग फॉर फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो किसी ने आपके, जैसे आपका दोस्त आपको रास्ते में मिल गया, आप दूर से उसको स्माइल कर दिया, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्रॉस आर्म्स फॉर डिफेंसिवनेस। ठीक है, ये डिफेंसिवनेस वाली स्टेज है। ठीक है, आप इसमें ये जो पॉकेट में हाथ डाल दो, बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमें उन डिटेल में नहीं जाना, बस ये है कि नॉन वर्बल किस किस तरीके से कम्युनिकेशन काम करता है, हाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्क्स। उसके बाद आता है जैसे अब इसमें कौन कौन सी टाइप आती है, जिसमें सबसे पहला आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स किसको बोलते हैं बेटा, बॉडी लैंग्वेज को। जो आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कन्वे कर रही है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स लाइक गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे मीनिंग। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हो, लाइक थम्स अप फॉर अप्रूवल, श्रगिंग शोल्डर फॉर कंफ्यूजन, है ना, जैसे बोल देते हैं आप इस तरीके से कर देते हो, समझ ही नहीं आया है ना, बोल देते हो, मुंह बना देते हो, तो वो सब बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है काइनेसिक्स। जब कोई भी मैसेज कन्वे हो रहा है किससे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे किसी भी तरीके का जो भी मैसेज क्या हो रहा है, कन्वे हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल काइनेसिक्स। उसके बाद प्रॉक्सिमिक्स। अब ये मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस। जब हम कुछ स्पेस का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पेस का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डिस्टेंस की स्टडी होता है। यूज ऑफ पर्सनल, सोशल और पब्लिक स्पेस, रिस्पेक्ट ऑफ डोमिनेंस, लाइक स्टैंडिंग क्लोज टू अ फ्रेंड। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपके मम्मी पापा है, उनके साथ आपका सबसे ज्यादा इंटीमेट रिलेशन होता है, तो इंटीमेट डिस्टेंस होता है। ठीक है, मम्मी पापा के बिल्कुल बगल में करके आप अपनी मम्मी को हग, अपने भाई बहन को हग कर सकते हो। अगर आपका कोई आप उसके तो पास भी नहीं जाओगे, उससे दूर रहोगे, राइट। मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम, जैसे फॉर्मल सेटिंग है, कोई मीटिंग हुई है, वहां पर थोड़ी ना आप जाके किसी को हक करोगे, चाहे वो आपका नो नहीं होगा। फॉर्मल मीटिंग में आपको उस तरीके से रहना पड़ेगा। तो दैट मींस कि जहां पर हम डिस्टेंस का भी, मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा डिस्टेंस कौन कौन सा होता है। डिस्टेंस की स्टडी होती है, मतलब जब आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, डेकोरम मेंटेन करके रखते हो, उससे पता चल जाता है कि आप दो लोगों के बीच में क्या रिश्ता है। नेक्स्ट आ जाता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है, पैरा मतलब बियॉन्ड लैंग्वेज, मतलब आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर करता। कैसे बोला आपने, क्या बोला वो मैटर नहीं करता, कैसे बोला वो मैटर करता है ना। जैसे अगर मैं आपको कोई मोटिवेट करूंगा, अगर आप बोलोगे सर मोटिवेशन की कमी हो रही है, आप कोई मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हो या कुछ भी ऐसा है, तो वहां पर अगर मैं ही आके ऐसे एकदम से ऐसे अपने शोल्डर गिरा के बोलो कि हाँ पढ़ लिया करो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आपको क्या लगेगा, भैया ये खुद ही डिमोटिवेटेड लग रहा है बंदा, खुद ही इसमें जान नहीं है। तो मतलब आपकी टोन क्या है, आपकी पिच क्या है, आपका वॉल्यूम क्या है, आपका रेट क्या है, आपका टेम्पो क्या है, ये सब चीजें मैटर करती है जब आप किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हो ना। जैसे अगर आप सपोज करो कोई बच्चा फेल हो गया, तो वो क्या मम्मी को खुशी खुशी बोलेगा फेल हो गया, नहीं, ऐसे खुशी की खबर दी जाती है ना। कोई बंदा आके बोलता है यार मेरे दादाजी गुजर गए, तो आपसे हाथ मिलाओगे, अच्छा तेरा भी दादा गुजर गया, पिछले महीने मेरा भी गुजर गया था, नहीं, यू कैन नॉट यूज दिस टोन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी टोन, अपनी पिच, वॉल्यूम, हर चीज को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। दैट इज व्हाट वी कॉल पैरा लैंग्वेज, बियॉन्ड द लैंग्वेज, जिसमें टोन है, आपकी स्पीड है, इन सब इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है, आप अपनी बात को बताते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है जब आप किसी टच से, टच टू कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे किसी को आप दुखी होते हो तो आप अपनी मम्मी को हग कर लेते हो, किसी के साथ हैंडशेक किया जाता है, किसी को शाबाशी दी जाती है, लेकिन हैंडशेक फॉर ग्रीटिंग, अ टैप, अ पैट ऑन द बैक फॉर एनकरेजमेंट, किसी को शाबाशी देनी है ना, तो टच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्टिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मतलब जहां पर आप देख के सीख रहे हो, कुछ देखा आपने, आपने कोई इमेजेस देखी, आपने कोई ग्राफ देखा, आपने कोई वीडियो देखा, उससे कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ जाती है, कोई इमेज से आपने सीखा है ना, कोई इंफोग्राफिक्स है या रोल साइन होते हैं, ये क्या है, दीस आर विजुअल्स। ये क्या है, विजुअल्स है, इसके अंदर कुछ विजुअल, मतलब विजुअल मतलब इसको विजुअलाइज करो, जिसको आंखों की सहायता से जिसको देखा जा रहा है, उससे भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। चित्र हो गया, ग्राफ हो गया, वीडियो, जैसे
देखा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल जैसे भाई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सॉरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर, जहां पर चैनल्स होते हैं, चेन ऑफ कमांड होती है, हमें पता होता है सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन सा, उससे नीचे कौन है, हमें पता है कि ठीक है यार ये एबीसी है, ये प्रेसिडेंट है, ये डायरेक्टर है, ये डिप्टी डायरेक्टर, इस तरीके से पूरी चेन बनी हुई है और सब कुछ वहां पर फॉर्मल तरीके से होता है। मतलब रूल्स रेगुलेशन प्रोफेशनल सेटिंग में सब चीजें होती हैं, जैसे जितनी भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है, जैसे एमपी एमएलए, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप वो समझ लीजिए, ठीक है, अनाउंसमेंट, कंपनी के न्यूज़लेटर, ये सब क्या है? हायरार्की सेटिंग में, फॉर्मल सेटिंग में जब कम्युनिकेशन होता है उसको हम कौन सा कम्युनिकेशन बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इसके ऑपोजिट एक और कम्युनिकेशन होता है जिसको इनफॉर्मल बोला जाता है, जिसको हम ग्रेप माइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। कौन सा कम्युनिकेशन? ग्रेप माइंड। ग्रेप माइंड कौन सा होता है? जो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बना लेते हैं, वो जो चुगली वाला ग्रुप होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है, जिसका और कोई काम नहीं होता है, बस उनका मेन काम यही होता है कि वो एक दूसरे की चुगलियां करते रहते हैं, कभी ट्रैक्टर की चुगली कर ली, कभी किसी और की चुगली कर ली, उससे उनको बस एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको एक तसल्ली मिलती है, जिससे रूमर्स फैलते हैं, ठीक है। उसको क्या, कौन सा कम्युनिकेशन बोल देते हैं? दैट इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल के ऑपोजिट होता है, उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस चीजें जिस तरीके से हो रही हैं आप चला रहे हो, तो अच्छे तरीके से होगा तो बस आप उस तरीके से उसको चला रहे हो, राइट। उसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सा होता है? ऊपर से नीचे, ठीक है, मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। मैनेजमेंट से एम्प्लॉइज की तरफ कोई ऑर्डर आ रहा है, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, लाइक कंपनी पॉलिसी शेयर्ड बाय ईमेल फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ, कंपनी कोई नई पॉलिसी लेके आई है, तो पॉलिसी ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगी ना, पॉलिसी ऊपर बनती है, तो वहां से एक मेल आएगा कि नीचे तक भैया ये हमारी नई पॉलिसी है, इस पे आपको काम करना है। दूसरा, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, मतलब नीचे से ऊपर क्या मतलब? नीचे वाले जब रिपोर्ट दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, एम्प्लॉइज टू मैनेजर फीडबैक फॉर्म दे देते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं मैनेजर्स को, ठीक है, वही जो काम मैनेजर ने दिया था उसी को अब सबमिट करने का टाइम आया, तो नीचे से ऊपर की तरफ आप क्या कर रहे हो? उसको इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हो। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है बेटा? सेम लेवल पे। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? सेम लेवल पे। और ये दोनों किसकी टाइप है? ये दोनों किसका टाइप होता है? ये दोनों कवर होते हैं वर्टिकल में, ठीक है। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन या तो ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, वो हमने पढ़ लिया। अब आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल के एम्प्लॉइज एट द सेम, जैसे एचओडी है, दो डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का एचओडी साइंस के एचओडी के साथ बात कर रहा है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ बात कर रहा है, तो जब हम सेम लेवल के लोग आपस में बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स टीम, ठीक है, तो दोनों तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद आता है डायगोनल। डायगोनल को आप क्रॉस सेक्शनल भी बोल देते हो, क्रॉस सेक्शनल, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से इनफॉर्मल टाइप बन जाता है, लेकिन विद रूल्स, मतलब आप एक प्रोडक्शन का हेड है, वो सेल्स टीम के बंदे के साथ भी बात कर सकते हैं, तो मतलब आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, वी कॉल इट लेटरल ऐसा, लाइक बिटवीन डिफरेंट लेवल्स विदाउट अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, लाइक आईटी टीम कंसल्टिंग डायरेक्टली विद द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो जहां पर आप अलग अलग लेवल पे लोगों के साथ क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो, और ये अलाउ होता है, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से इनफॉर्मल ही बन जाता है कि कोई भी किसी के साथ भी बात कर सकता है, बट इट इज अलाउड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया हुआ होता है, कोई अपने हिसाब से नहीं कर रहा होता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये सब करना आपको क्या करती है? अलाउ करती है। ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बोलती है कि यस यू कैन डू इट। डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जो चेन होती है ना हायरार्की की, यार ये मेरे से ऊपर, ये मेरे से नीचे, नहीं, वो उसको हटा दिया जाता है और एक फ्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, एक फ्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाती है। उसके बाद आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने यही बता दिया कि जो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बना देते हैं, अगर थ्रू अनऑफिशियल चैनल सच एज कॉल कन्वर्सेशन और गॉसिप है ना, हिंदी वाली मैडम का मैथ वाले सर के साथ या मैथ वाले सर के हिंदी वाली मैडम के साथ क्या चल रहा है, ठीक है, उन दोनों को बेचारों को पता नहीं होता और पूरे स्कूल को पता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रूमर्स फैलते हैं, क्योंकि रूमर्स है जंगल की आग तरह फैल जाते हैं, क्योंकि रूमर्स का कोई लॉजिक नहीं होता, आपको पता नहीं होता रूमर्स कहां से शुरू हुए हैं, किसने सबसे पहले ये बात बोली थी, तो वो सब चीजें किसका पार्ट बन जाती है? वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाती है, जहां पर लोगों का मेन काम ही होता है, वो मोहल्ले वाली आंटी होती है ना, जो हर किसी की खबर रखती है, कौन किसके घर आ रहा है, कौन किसके घर जा रहा है, किसकी लड़की ने आज कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सी लड़की जीन पहन के गई है, कौन सी टॉप पहन के गई है, कौन सी सूट पहन के गई है, कौन सी रात को लेट आई है, कौन सी सुबह जल्दी निकली है, उसको पूरे मोहल्ले की खबर होती है। तो ये वो उस टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसको इनफॉर्मल बोलते हैं, जैसे चैटिंग विद कलीग्स ड्यूरिंग लंच, वाटर कूलर डिस्कशन बहुत होती थी, ठीक है, स्कूल टाइम पे हम करते थे, वाटर कूलर डिस्कशन होता था ना, चार पांच दोस्त इकट्ठे ही चले जाते थे, क्या करने? पानी पीने, है ना, होता था ना, पानी पीने के लिए डायरेक्ट जाते थे ऐसे जैसे वहां से, और वापस आना है तो फिर पूरा कॉलेज घूम के आते थे ऐसे ऐसे करके, और फिर उसमें फिर बातें करते थे, कोई इधर की उधर की, इस तरीके से। तो वो सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल। देखो, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल, जो इंटरपर्सनल होता है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है, अगर दो हो तो उसको डायडिक भी बोला जाता है, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो दो में हो रहा है तो डायडिक है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, वो किसी भी तरीके से बात हो रही है, ठीक है, चाहे आप उसके साथ कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आप उसके साथ फेस टू फेस बात कर रहे हो, फोकसिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ आइडिया थ्रू और इमोशंस, लाइक काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे काउंसलिंग की जाती है आजकल, या फिर ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, क्लाइंट मीटिंग, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दो में है तो वो डायडिक है इंटरपर्सनल के अंदर। और दूसरा आ जाता है इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल कौन सा होता है बेटा? इंट्रापर्सनल वो वाला कम्युनिकेशन होता है जहां पर हम पूरा दिन अपने आप के साथ बात करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप के साथ बात करना, अपने किए गए कामों पे एक प्रकाश डालना, जिसको बोल देते हैं देखना, कि सेल्फ कम्युनिकेशन होता है। एक होता है ट्रांसपर्सनल, एक इसको ट्रांसपर्सनल भी बोल दिया जाता है। ट्रांसपर्सनल वो वाला कम्युनिकेशन होता है जहां पर हम किसकी बात करते हैं? जहां पर हम एक तरीके से रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करते हैं, जिसमें हम एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे लोग पाठ पूजा करते हैं, भजन मंडली करते हैं ना, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, भगवान के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अगर आ जाए तो उसको हम ट्रांसपर्सनल बोल दिया जाता है, कि आप इस मतलब इस ये जो दुनिया इससे बाहर जाके भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना मेडिटेशन के साथ, तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, वो ट्रांसपर्सनल टाइप हो जाता है। लेकिन ये जो इंट्रापर्सनल है, दिस इज व्हाट वी कॉल, यार ये तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, आप अपने आप के साथ बात कर रहे हो, लाइक प्लानिंग पर्सनल गोल्स, एनालाइजिंग पास्ट एक्शन, तो मतलब आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, पास्ट में आपने क्या किया था, आपसे क्या गलती हुई है ना, तो वो सब चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। देन आ जाता है हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप का मतलब क्या होता है? विद इन अ ग्रुप वेयर मेंबर कोलैबोरेट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। ग्रुप कम्युनिकेशन कौन सा होता है?
हाँ, ओवर थिंकिंग भी इंट्रा का ही पार्ट है। ग्रुप कम्युनिकेशन कौन सा होता है बेटा, जहां पर एक ग्रुप में कुछ लोग होते हैं, वो मिलकर कम्युनिकेशन करते हैं और उनका मेन उद्देश्य किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन पे पहुंचना होता है। मतलब एक ग्रुप का जो पर्पस होता है वो कॉमन होता है। ग्रुप का मतलब ही कॉमन होता है कि कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। लाइक हैपन विद इन अ ग्रुप वेयर मेंबर कोलैबोरेट टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। लाइक जैसे टीम की मीटिंग्स होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, डेल्फी मेथड्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट टीचर से बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल होगा या डाउन टू अप होगा। मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में तो वर्टिकल रिलेशन हो गया ना। टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है दैट इज डाउनवर्ड, और स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है दैट इज अपवर्ड। टीचर स्टूडेंट कहां से कॉमन हो गया बेटा, बताओ। टीचर, दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टल बोलोगे, लेकिन वही अगर वो टीचर के साथ बात कर रहा है तो वो वर्टिकल टाइप हो जाएगा। वो जिसकी टाइप है वो वर्टिकल का पार्ट हो गया, वो हॉरिजॉन्टल का पार्ट नहीं होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को हम मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर एक मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे टीवी पे ऐड चलती है ना, आप कोई यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है तो इंटरनेट का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर लार्ज ऑडियंस तक जाना चाहते हो। वो ऑडियंस जो होमोजेनियस नहीं होती है, हेटेरोजेनियस होती है। टीवी पे जो ऐड आ रही है उसको हर कोई देख रहा है, तो जब हर कोई उस ऐड को देख रहा है तो फिर वो हेटेरोजेनियस ऑडियंस होगी, एनोनिमस होगी, हमें पता नहीं है। जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट है, एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट है ना, अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट है, वो किस किस के पास जा रही है वो हमें तो पता नहीं है ना। तो वो मास कम्युनिकेशन, इस मतलब मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन इसको इसी वजह से बोला जाता है। क्यों? बिकॉज हम इसमें मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक मीडिया चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरे पर्सन तक क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बात को क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट वगैरह हो गया। उसके बाद हो सकता है आप लोगों का क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग आपस में बात करते हैं। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, इंडिया के लोग हैं वो जापान में जा रहे हैं तो जापान का कल्चर कुछ और है, इंडिया का कल्चर कुछ और है। तो जब इंडिया के लोग जापान में जा रहे हैं, जापान के लोग इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में जो बात कर रहे हैं तो उसको क्रॉस कल्चर बोल दिया जाता है, ताकि एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए ना, एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए। ध्यान आ सकता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकता है। इंटरनल कौन सा होता है? अगर कोई कम्युनिकेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब जैसे कॉलेज है तो कॉलेज के डिपार्टमेंट्स आपस में डील कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। लेकिन वहीं पर अगर एक कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, एक कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसको हम कौन सा बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कि भैया एक कॉलेज सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहा है। राइट? अगर दोनों कॉलेज अपने अपने कॉलेज में डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज इंटरनल, लेकिन दो इंटरनल कम्युनिकेशन जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोला जाता है। मतलब एक कॉलेज अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, बात कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। उसको हम कौन सा कम्युनिकेशन, उसको इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जैसे एम्प्लॉइज न्यूज़ लेटर हो गया ना, या फिर आपने किसी से कुछ स्टेक होल्डर मीटिंग है या क्लाइंट्स की रिपोर्ट आ गई, तो जब वो एक्सटर्नल है, वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल चुका है। जब तक चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तब तक वो इंटरनल है, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गई है उसको आप एक्सटर्नल बोल दोगे, उसको आप एक्सटर्नल बोल दोगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। राइट? तो ये टाइप्स हैं। अब जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में एक सेपरेट कम्युनिकेशन है। ठीक है, मतलब एक कम्युनिकेशन तो सर डायगोनल में, हाँ डायगोनल में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। देखो डायगोनल को क्रॉस सेक्शन इसी वजह से बोला जाता है कि कोई भी बंदा किसी भी डिपार्टमेंट, मतलब ये सिर्फ इस वजह से होता है ताकि कई बार कुछ प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती है बेटा, उसमें आपको वो पता नहीं होता कि किसकी जरूरत पड़ जाए, तो आप इतनी फॉर्मेलिटीज थोड़ी तो करोगे, तो आपको सीधा पता है कि यार मुझे इस बंदे के साथ बात करनी है, तो आप वहां पे चले जाते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलाउ किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अपनी तरफ से कर रहे हो, इट एक्चुअली अलाउड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलाउ होती है। मास मीडिया जो मास कम्युनिकेशन होता है बेटा वो टारगेटेड नहीं होता है, दैट इज नॉट अ टारगेटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, मास मीडिया में आप किसको टारगेट करोगे? लाइक मेरी YouTube की वीडियो पे उस पे 5 लाख व्यूज आ गए, जरूरी थोड़ी है कि सारे नेट वाले होंगे, कोई भी देख सकता है, किसी ने भी उस वीडियो पे क्लिक किया हो सकता है, इस वजह से। राइट? सो नेक्स्ट आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कैजुअल एंड स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फीलिंग्स विदाउट स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है स्पॉन्टेनियस, इमीडिएटली, अचानक से जो लोग आपस में बात करते हैं अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। बेसिकली इसको सोशल नीड्स को बोलते हैं कि ये सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये किस पर्पस के लिए किया जाता है बेटा? दिस इज बेसिकली डन टू फुलफिल द सोशल नीड्स, जो आपकी सोशल नीड्स होते हैं। समझ रहे हो? एक अंदर जो एक भड़ास निकालने वाली होती है ना, इनफॉर्मल डिस्कशन, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन, जैसे रेडिट पे वो बने हुए होते हैं ना थ्रेड वगैरह। सो अब इसका नेचर क्या है? सबसे पहले कैजुअल नेचर होता है। कैजुअल का मतलब इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। कैजुअल ठीक है, जैसे स्कूल में थे या कॉलेज में थे, होता है ना नॉर्मली। कॉलेज में जब हम पूरा दिन पढ़ाते रहते, जब मैं भी पढ़ाता था, तो क्या होता था बीच में जब एक दोपहर में 1 बजे से फ्री छुट्टी होती, मतलब वो होता था फ्री टाइम होता था, लेक्चर नहीं होता था 1 बजे, तो फिर 1 बजे अपने बाकी दोस्तों के साथ चाय पीने जाते थे ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको, कैंटीन में चाय पीना, वहां पे कुछ खाना, फिर इधर की बातें कभी उधर की सब करते हैं, तो वो एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कैजुअल नेचर होता है, मतलब इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, इट इज जस्ट कैजुअल। जैसे कैजुअल वियर होता है तो जिसमें कोई रूल्स नहीं है, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है नो एनार्किकल बाउंड्रीज, कोई इसमें नहीं होता है। फ्री विदाउट रिगार्ड ऑफ जूनियर एम्प्लॉय डिस्कशन, पर्सनल आइडियाज विद सीईओ एट द पार्टी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जैसे डायरेक्टली कोई बिल्कुल एक नया बंदा है, वो एक मीटिंग में सीधे सीईओ के पास चले गए, उसके साथ उसने बात की। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसको सीईओ के साथ बात करनी है तो फिर उसको कितने सारे लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन उसको सीईओ मिल गया, एक मीटिंग थी, कोई पार्टी चल रही थी, वहां पे सीधा उसको होता है ना कई बार ऐसा भी, तो वो डायरेक्टली जाके उसके साथ बात करने लगे। देयर आर द स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन। अब ये कोई प्री प्लान नहीं होता, सोच के थोड़ी आते हो कि आज आप किसके बारे में बात करने वाले हो ना। जैसे आपके दोस्त है, मतलब आप कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मेरे दोस्त है वो मोस्टली, मतलब बहुत कम दोस्त है, तो हम जब भी बैठते हैं मोस्टली सैटरडे को बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि संडे छुट्टी होती है, और मेरे दोस्त है वो मोस्टली भी कॉलेज में पढ़ा
पढ़ाते हैं, तो वो शाम को 4 बजे जब यहाँ पे मैं फ्री हो जाता हूँ तो उनका कॉल आ जाता है कि ठीक है कहीं पे बैठते हैं, खाते हैं, कुछ मूवी देखने चलते हैं, तो सोच के थोड़ी जाते हैं कि आज इसके बारे में बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हैं इधर उधर की कॉलेज की, तो वो सब चीजें क्या है स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है, उसमें कुछ सोचा नहीं होता। लाइक नेबर्स मीटिंग अनएक्सपेक्टेडली डिस्कसिंग लोकल न्यूज़, ठीक है, आप अपने घर से बाहर निकले, आपका कोई दोस्त अपने गांव को मिल गया, अच्छा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है गांव में, ये हो गया, फलाना बुड्ढा मर गया, इसकी शादी हो गई, वही सब बातें होती है ना, तो वो चीज बिल्ड रिलेशनशिप। अब जो इनफॉर्मल होता है ना कम्युनिकेशन, ये ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेशन बिल्ड करता है, स्ट्रेंथ नहीं करता है, लाइक टीम बॉन्डिंग ओवर लंच एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस। मतलब हम नॉर्मल इसको इनफॉर्मल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ग्रेप वाइन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई बार इनफॉर्मल मीटिंग से भी बहुत सारे आइडियाज निकल के आते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग से भी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से भी लोगों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ जाती है चीजों को सही करने। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाता है, डिस्कसिंग वर्क स्ट्रेटजी कैजुअल ड्यूरिंग द कॉफी ब्रेक है, तो उससे आप कुछ डिसीजन भी क्या करते हो ले पाते हैं। इनकरेज क्रिएटिविटी है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज हो सकते हैं कैजुअली, मेल लाइक डॉक्यूमेंटेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब इसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी होता है, आपने अपने दोस्त की चुगली कर दी, वो आपके पास आ गया, बोला तूने मेरी चुगली की, तो तुम बोलते हो कि बता कहां, अगर फोन पे की होगी तो फिर तो हो सकता है वो स्क्रीनशॉट संभाल के बैठा हो, है ना, अगर फोन पे चुगली की होगी तो फिर तो आजकल तो मतलब सबसे बड़ा सबूत ही होता है, लोग एक दूसरे का स्क्रीनशॉट संभाल के रखते हैं, लोग एक दूसरे की बातों के स्क्रीनशॉट, मतलब पहले चुगली कर देंगे, अपनी चैट हटा देंगे, दूसरे ने कुछ बोला है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रखते हैं। मतलब मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, तो ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो स्क्रीनशॉट नाम के किसी हथियार को यूज किया जाएगा, ये जो स्क्रीनशॉट लिया था ना इस हथियार को इस्तेमाल किया जाएगा, इस वजह से तो भैया बहुत सारी ऐप्स स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करती है, हमारे वाली भी नहीं करती है। सो इस वजह से तो इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है, कुछ आप इसमें रिकॉर्ड नहीं रखते हो। दूसरा पर्सनल चैनल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे फेस टू फेस होता है, मैसेजिंग ग्रुप होता है, इसमें ये थोड़ी है कि कोई आप ऑफिशियल कर रहे हो, या तो आपने नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने भी कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा होगा, मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चों ने तो मेरे ही ऐप के लिए, मतलब हमारे ही कोर्स के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ और वहां पे पूरा दिन मेरी ही बुराइयां कर रहे थे, मतलब इसी कोर्स में एनरोल थे। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये बस एक भड़ास निकालनी होती है, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चीजें काम करती है। सो देयर इज द फ्लेक्सिबल टॉपिक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा भी, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कौन सा टॉपिक पे बात करें, बस जो भी आ गया दिमाग में शुरू कर दो भाई। देन आ जाता है इन्फ्लुएंस फॉर्मल डिसीजन, और कई बार क्या होता है जब इस तरीके की इनफॉर्मल डिस्कशन होती है ना, तो वहां पर लोग एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हैं जो फॉर्मल भी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है जैसे लंच ब्रेक में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसा होना चाहिए, तो हो सकता है वो डायरेक्टर को या सीईओ को पसंद आ जाए, उसको एक फॉर्मल डिसीजन भी बना दिया, राइट, इस वजह से। सो दैट इज कैन इन्फ्लुएंस फॉर्मल डिसीजन, कि इनकी वजह से जो आपके फॉर्मल डिसीजंस होते हैं ना बेटा, दे कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड, वो भी क्या हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्या हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं फॉर्मल डिसीजंस, राइट, इस वजह से। उसके बाद आ जाता है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब फंक्शंस में क्या हो जाता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंटिंग, नॉन वर्बल क्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड एनहांस वर्बल। कॉम्प्लीमेंट करना जैसे होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होता है, जब दो चीजें मिलके कुछ कंक्लूजन निकालती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपके वर्ड्स और नॉन वर्बल क्यूज मिलके जब आपके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे सेइंग आई एम वाइज स्माइलिंग हैप्पी, जैसे आपका जेआरएफ क्लियर होगा तो आप खुशी से बोलोगे ना मेरा जेआरएफ हो गया, मेरा ये हो गया, सो दैट इज जो आप बोल रहे हो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आपकी वो जो एक्साइटमेंट है, जो आपके चेहरे पे स्माइल है ना, जो अंदर से वो खुशी निकल रही है, दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, आपके वर्बल क्यूज। तो नॉन वर्बल क्यूज का या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये आप लोगों के जो वर्बल क्यूज होते हैं उसको क्या करता है, इट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करता है, ये उसको क्या करते हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये उसको क्या करते हैं बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, यस। देन आ जाता है सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है, कई बार हम वर्बल क्यूज को रिप्लेस ही कर देते हैं नॉन वर्बल से, लाइक नॉडिंग टू इंडिकेट एग्रीमेंट विदाउट स्पीकिंग, ठीक है, जैसे आपने टीचर्स को, जैसे अब क्लास में होते थे ना, स्कूल टाइम पे छोटे होते थे ऐसे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, तो कई बार तो टीचर बोल देते हैं कि कम इन, कई बार वो ऐसे ही इशारा कर देते हैं, तो उससे वो दैट इज सब्स्टिट्यूट, मतलब आपने अपने वर्बल क्यूज को रिप्लेस, हां बोलने की जगह आपने सिर्फ हाथ से इशारा कर दिया, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया नॉन वर्बल क्यूज को, आपने क्या कर दिया, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द नॉन वर्बल क्यूज टू एनहांस द वर्बल क्यूज, ठीक है। तो वहां पे आपने बोला नहीं, नॉडिंग टू इंडिकेट, जैसे कोई मीटिंग है तो देखिए अच्छा सब लोग एग्री हो तो आप हां बोलने की बजाय बोल देते हो कि ठीक है, ऐसा हो जाता है, सो दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग। देन आता है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना, लाइक हेल्प रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन बाय सिग्नलिंग व्हेन टू स्टार्ट, पॉज एंड एंड कम्युनिकेशन। रेगुलेट, ठीक है, सिग्नल देना। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सिग्नल देना, कब कम्युनिकेशन करना है, कब नहीं करना है, कब बंद करना है, इस तरीके से, लाइक रेजिंग अ हैंड इन अ ग्रुप डिस्कशन टू इंडिकेट यू वांट टू स्पीक, जैसे ग्रुप की मीटिंग हो रही है तो अचानक से पूछा कि किसी को कुछ पूछना है तो आपने हाथ खड़ा कर दिया, दैट इज रेगुलेटिंग। आप बोले कि हां भैया मेरे को बोलने दो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मेरे को बोलने का मौका दिया जाए, तो वो रेगुलेशन, दैट यू आर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन के फ्लो को रेगुलेट करने की कोशिश करें, राइट, इस वजह से दैट इज रेगुलेटिंग। सबसे पहला था कॉम्प्लीमेंटिंग, जब वर्बल और नॉन वर्बल एक साथ चलते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, जब आप वर्बल की जगह नॉन वर्बल का इस्तेमाल कर रहे हो। रेगुलेटिंग का मतलब क्या हुआ, जब आप नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू फ्लो को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। देन आ जाता है एम्फसाइजिंग। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे प्रेशर डालना, हाईलाइट करना। इसको आई थिंक इसको जब हमने मेन कोर्स पढ़ा था तो इसका एक और वर्ड यूज किया जाता था, मुझे याद नहीं है। एम्फसाइज करने का मतलब क्या था, एक्सेंटिंग। एक्सेंटिंग, एक्सेंटिंग का मतलब एम्फसाइजिंग, जब आप किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करवाना। यस, एक्सेंटिंग, थैंक यू सो मच, आपने बताया, मेरे दिमाग से निकल गया। एक्सेंटिंग का मतलब होता है हाईलाइट और रीइंफोर्स सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वर्बल मैसेज, लाइक पॉइंटिंग अ चार्ट व्हाइल एक्सप्लेनिंग डेटा ट्रेंड्स। मतलब जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन, जैसे जब आप कोई नॉन वर्बल वो देते हो ना, फोटो देखते हो, तो वहां पर जो 25% ऑफ होता है वो बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ होता है, बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ होता है। तो एक्सेंटिंग का मतलब क्या होता है, हाईलाइट्स और रीइंफोर्सेस सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वर्बल मैसेज, ठीक है। पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को ये वाला चार्ट देखो ना, लुक एट दिस चार्ट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सेंटिंग, जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो। एक्सेंटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को फोकस करना चाहते हो, आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट द एस्पेक्ट, राइट। देन आ जाता है कॉन्ट्राडिक्टिंग। कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसको डिसीविंग बोल दिया जाता है, जहां पर आप अपने
अपने वर्ड्स को, मतलब आपके जो शब्द होते हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो कुछ और बोल रही होती है। जैसे आपकी कोई मैडम थी, वो आपको बहुत दुखी करती थी, है ना, बीमार होगी, 7-8 दिन के लिए बेड पे चली गई, तो टीचर ने बोला आपकी टीचर तो बीमार हो गई है, तो आप, मतलब आपसे खुशी भी संभाली नहीं जा रही और टीचर के सामने आपको ये भी दिखाना है कि हम दुखी हैं, तो आप अपने चेहरे से अपने हाव भाव को छुपा ही नहीं पा रहे हो। मतलब आपकी खुशी ऐसे निकल निकल के बाहर आ रही है कि चलो भाई 7-10 दिन के लिए मैडम है वो निकल ली है, लेकिन क्योंकि टीचर ऐसे देखेगा तो पीट देगा, तो फिर उसके सामने आपको थोड़ा सा दिखाना भी पड़ेगा, तो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। मतलब आप बोल कुछ और रहे हो, आपकी जो बॉडी है वो कुछ और बोल रही है। सेइंग आई एम फाइन विद द सैड फेस, कोई आपसे पूछे क्या हाल चाल है, हां मतलब आप ऐसा बोल रहे हो, लगता तो नहीं है कि आप इससे ठीक हो वो चीज। सो दैट इज समथिंग, समटाइम्स अ नॉन वर्बल क्यूज में कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज, रिवीलिंग द फीलिंग और कंफ्यूजन, जिससे पता चल जाता है सामने वाले को कि भैया आप इस चीज को रेगुलेट कर रहे हो, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जाना जाता है एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ठीक है, आप इमोशंस का इस्तेमाल करते हो एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, कन्वे इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, स्माइलिंग फॉर हैप्पीनेस, स्माइल फॉर डिस्ट्रेस, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक है, मतलब आप अगर स्माइल कर रहे हो तो इससे मतलब जैसे मैं क्लास के बाद देखा कि भाई मैं टॉपिक कंप्लीट किया, सब बच्चे एकदम से खुशी खुशी है, मतलब सबके चेहरे पे स्माइल है, तो मैं समझ आ गया कि शायद को समझ आ गया। अगर मैं क्लास खत्म हुई सब सबके चेहरे लटके हुए हैं तो लगे यार इनको समझ नहीं आया है, इस वजह से जाना जाता है एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यू आर एक्सप्रेसिंग इमोशंस और रिपीटिंग। अब इसमें क्या होता है, वर्बल मैसेज को नॉन वर्बली भी रिपीट किया जाता है, जैसे सब्स्टिट्यूटिंग ऑपोजिट था। सब्स्टिट्यूट में क्या करते हो आप, सब्स्टिट्यूट में आप वर्बल बोलते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों साथ करते हो। जैसे कोई बच्चा आपको बोलता है कि मेरे कम सर, तो तुम उसे बोल देते हो हाँ आ जाओ, और उसके साथ हाथ का इशारा भी कर देते हो, मतलब अगर सिर्फ हाथ का इशारा किया दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग। लेकिन अगर आपने उसको वर्बली भी बोला कि हाँ आ जाओ और हाथ का इशारा भी कर दिया, दैट इज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जो आपका नॉन वर्बल मैसेज है वो वर्बल मैसेज को रिपीट कर रहा है कि आपने एक बार उसे बोला भी है कि आ जा, और दूसरा फिर हाथ से इशारा भी कर दिया अंदर आने के लिए। सब्स्टिट्यूट में आप एक ही चीज कर रहे हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में एक ही चीज करते हो, यहाँ पर दोनों चीजें चलती हैं। सब्स्टिट्यूट में आप सिर्फ नॉन वर्बल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पर आप दोनों का इस्तेमाल करते हो। आप रिपीट के केस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को साथ में लेके चलते हो। व्हाट डू यू डू, आप दोनों को साथ में लेके चलते हो, लाइक सेइंग गो लेफ्ट व्हाइल पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, ठीक है, कोई आपसे पूछता है कहां जाना है तो बोलते हैं कि यहां पर पीछे बाएं की तरफ चले जाओ या दाएं की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग और इसमें दोनों में यही फर्क है। अब जैसे हम प्रॉक्सिमिक्स की बात कर रहे थे तो इसमें ये चार चीजें हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। प्रॉक्सिमिक्स मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस की बात की जाती है, ठीक है, डिस्टेंस की बात की जाती है। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि भाई पहले कि इंटीमेट जोन जो सबसे पहले 18 इंच तक, ठीक है, देखिए 18 इंच तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटीमेट फेज बोल देते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो आपके क्लोज दोस्त, आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड है, या आपके पार्टनर है, या आपकी फैमिली है, ठीक है। आगे का लव्ड वंस विस्परिंग सीक्रेट टू अ फ्रेंड, मतलब अपनी फैमिली के साथ आप इंटीमेट जोन में रहते हो, ठीक है, मतलब आप अपनी फैमिली मतलब अपनी मम्मी पापा से दूर खड़े होकर बात करोगे। 1.5 फीट मतलब 1.5 फीट हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, 18 इंच कितना हो गया, 1.5 फीट तक हो गया। तो ये सबसे मेन जो जिसको बोलते हैं इंटीमेट जोन, सबसे बेसिक डिस्टेंस जो हमारे घर में होता है नॉर्मली, जो हम घर पे फैमिली क्लोज फ्रेंड में होता है। दूसरा आ जाता है पर्सनल जोन, इसमें हमारे दोस्त आ जाते हैं, ठीक है, कुलीग्स आ जाते हैं, 4 फीट तक है, यूज्ड टू कॉजल सो ए कैजुअल कन्वर्सेशन विद फ्रेंड और एक्वांटेंसेस लाइक टॉकिंग टू अ कलीग ड्यूरिंग लंच, चैटिंग विद अ नेबर, ठीक है, आपका कोई नेबर है या आपका कोई कुलीग है तो उससे तो आप इतना ही रहोगे ना, 2-3 फीट का ही डिस्टेंस रहता है। तो ये एडवर्ड टी हॉल के द्वारा, एडवर्ड टी हॉल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है, याद रखिएगा, किसी ने कमेंट में लिखा है, सोनाली सर ने लिखा हुआ तो मुझे याद आ गया, लिखते हैं 18 इंच से लेकर 4 फीट तक, मतलब जो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, आप जो जिनके साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है, अपने नेबर के साथ बात कर रहे हो या किसी कुलीग के साथ आपकी कोई डिस्कशन हो रही है तो वो चीज। जाना जाता है सोशल, सोशल में 12 फीट तक हो जाता है। सोशल में जैसे मीटिंग वगैरह होती है, प्रोफेशनल इंटरेक्शन, ठीक है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल डिस्कशंस होती है ना, जो फॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, लाइक ऑफिस मीटिंग है, कस्टमर इन स्टोर, ठीक है, किसी स्टोर के साथ, किसी स्टोर में आप कस्टमर के साथ जो बात कर रहे हो ना, या आपको कोई मीटिंग में अपने क्या बोलते हैं बॉस के साथ कोई बात कर रहे हो तो वो हो जाएगा। और देन लास्ट में आ जाता है हमारे पास पब्लिक जोन। पब्लिक में क्या हो जाता है, जहां पर स्ट्रेंजर्स के साथ पब्लिक स्पीकिंग के लिए, डिलीवरिंग लेक्चर, स्पीकिंग एट अ कॉन्फ्रेंस, तो वहां पर जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, वहां पर जो डिस्टेंस हो जाता है वो लगभग 12 फीट से ज्यादा हो सकता है। तो 1.5 फीट, 4 फीट, 12 फीट और 12 फीट से ज्यादा, ये जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को याद रखना है। किसने दिया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये नेशनल कॉलेज में पूछा जा सकता है, विद एग्जांपल्स भी आपसे ये क्या हो सकता है बेटा, पूछा जा सकता है। ये आप लोगों से विद एग्जांपल्स भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस वजह से इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यह पोर्शन हो गया है, बाकी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और टेंशन मत लीजिए, जो बच्चे बोले ना कि सर टीचिंग में कुछ 2-4 टॉपिक पेंडिंग है, रिसर्च में सब करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ये रिवीजन कोर्स है, इसमें सब कुछ कवर होगा, ठीक है। और आपको 2 से 3 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे से आपके जो इस बार के जो पीवाईक्यूज हैं, इस बार के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको विद एक्सप्लेनेशन भी पीडीएफ के फॉर्म में मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो डाउनलोडेबल होंगे वो विदाउट एक्सप्लेनेशन होंगे, मतलब दोनों होंगे। जो विदाउट एक्सप्लेनेशन उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन वाले हैं वो आपके नॉन डाउनलोडेबल होंगे, तो वहां से आप उनका सोल्यूशन देख सकते हो, उसमें सारा कुछ उसमें ऐड है, ठीक है, उसके अंदर होगा जितना भी, ठीक है, सारे आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन का टाइम और लगेगा, मतलब काम चल रहे होंगे, 8-10 सेट हो गए हैं, एक बार बस क्रॉस चेक करना है, वो आपको मिल जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक मॉडल आता है जिसको बोलते हैं मेहराबियन मॉडल। किसके द्वारा दिया गया है, दिस इज गिवन बाय एल्बर्ट मेहराबियन। तो जो मेहराबियन है तो मेहराबियन ने ये बोला था कि किस तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो हमारा टोटल कम्युनिकेशन है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 100% बात कर रहा हूं तो मैं अपनी 100% बात को 3 पार्ट्स में क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। 3 पार्ट्स में इसको क्या कर दूंगा, पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिसको हम 7, 38 और 55 का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7, 38 और 55, इन तीनों का टोटल करते हो तो कितना बनता है, 100 बनता है। तो बोला कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस, उनका इमोशनल इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 7% होता है। जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो इमोशनल इंपैक्ट होता है कम्युनिकेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, दैट इज ओनली 7%। कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 7% होता है। उसके बाद जो आप
पैरा लैंग्वेज या वोकल्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब जैसे टोन है, पिच है ना, किस तरीके से बोल रहे हो, ये मतलब क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, और आपकी बॉडी क्या बोल रही है। तो किस तरीके से बोल रहे हो, वो तुम्हारी टोन, वो तुम्हारा पिच, वो तुम्हारी स्पीड, वो 38% कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, कम्युनिकेशन के इंपैक्ट को। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट 38%। कितना, 38%। और जो बाकी का 55% रह जाता है, जो बाकी का 55% रह जाता है, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे गेस्टर्स और तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। ठीक है, तो 7% जो तुम बोल रहे हो, 38% तुम कैसे बोल रहे हो, और 55% जो तुम बोल रहे हो उसमें तुम्हारी बॉडी कैसे हेल्प कर रही है। विजुअल कम्युनिकेशन तुम किस तरीके से कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग द विजुअल कम्युनिकेशन, तुम विजुअली उस चीज को किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो ये मेहराबियन का मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ना कंपैरेटिव चार्ट में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, इन तीन तरीके के कम्युनिकेशन का डिफरेंस है वो हम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि ग्रुप, पब्लिक और मास है, तो ये काफी सारे लोगों का कम्युनिकेशन है। ठीक है, मतलब काफी सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो है तो उसी तरीके का कम्युनिकेशन, लेकिन देखा जाए तो हमें यह समझना पड़ेगा कि तीनों का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, और अलग अलग जगह पर तीनों को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन विद इन अ स्मॉल ग्रुप फोकस ऑन इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब एक छोटा ग्रुप है, जैसे 5-10 लोग हैं जिनका मेन पर्पस कोलैबोरेशन है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना है किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे पहुंचना, किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे पहुंचना, वो किसका उद्देश्य है, वो ग्रुप कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। दूसरा पब्लिक कम्युनिकेशन। अब पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप पब्लिक में कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू फिजिकली प्रेजेंट लार्ज ऑडियंस इन अ फॉर्मल सेटिंग। पब्लिक कम्युनिकेशन में पब्लिक मौजूद होती है, पब्लिक मौजूद होती है, ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीटिंग होती है, तो फिजिकली पब्लिक का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं सपोज करो, या फिर ग्रुप, या जैसे पैनल होते हैं, वो टू द प्रेजेंट लार्ज ऑडियंस इन अ फॉर्मल सेटअप। तो जो फॉर्मल सेटअप होता है, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, वो आपका पब्लिक हो जाएगा। और मास का मतलब होता है कम्युनिकेशन एम्ड एट लार्ज डिस्पर्स्ड ऑडियंस यूजिंग मीडिया चैनल्स। तो मीडिया चैनल से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। जैसे आप टीवी पे जो ऐड चलती है, ठीक है, यूट्यूब पे जो ऐड चलती है, तो जो भी मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हो, उसको बोला जाता है। तो ये दोनों टारगेटेड होते हैं और ये नॉन टारगेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा मैसेज कहां पर जा रहा है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आपका कौन सा मैसेज किस बंदे के पास कैसे पहुंच रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो जो ऑडियंस होता है वो स्मॉल साइज होता है। ठीक है, 3 से 15, ऐसा नहीं सिर्फ 15 है। जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन को भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो होता है, यहाँ पर लार्ज हो सकता है, 100 तक हो सकता है, और यहाँ पर हजारों लाखों। जैसे एक वीडियो यूट्यूब पे चली गई, उस पर 100 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया, 50 करोड़ लोगों ने देख लिया, तो 50 करोड़ लोगों तक ऐसे पहुंच सकते थे? नहीं, ऐसे नहीं पहुंच सकते थे। इस वजह से वो वीडियो बनाया गया। राइट, न्यूज़पेपर मास मीडिया है, रेडियो टेलीविजन, ये सब मास मीडिया है। इंटरेक्शन, ग्रुप कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होती है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टिवली एंगेज करते हैं एक दूसरे के साथ। व्हाट दे डू, वो एक्टिवली एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, वो एक्टिवली एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन होती है, फीडबैक टाइप भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो कॉन्फ्रेंस में कोई बंदा सामने से सवाल पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता। और यहां पर क्या जाता है, मिनिमल इंटरेक्शन। यहां पर इंटरेक्शन तो होती ही नहीं है, और फीडबैक यहां पर डायरेक्टली नहीं होती है। पहली बात तो फीडबैक यहां पर होती ही नहीं है, और दूसरा अगर फीडबैक होती भी है तो वो इनडायरेक्ट फीडबैक होती है। ठीक है, जैसे रिव्यू रेटिंग वगैरह दे देते हैं। नेक्स्ट, मीडियम, कौन कौन से मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर नॉर्मली ज्यादातर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। कौन सा कम्युनिकेशन होता है, यहां पर ज्यादातर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। दूसरा, ग्रुप की मीटिंग्स होती हैं, वो जूम पे हो सकती है, गूगल मीट हो सकती है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहां पर जैसे मैंने बता दिया, स्पीचेस हो गई हैं, प्रेजेंटेशंस हो गई हैं, लाइव इवेंट्स होते हैं, और ये होता है मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। नेक्स्ट आ जाता है पर्पस। अगर हम ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका पर्पस है कोलैबोरेटिव डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोलैबोरेटिव डिस्कशन, ठीक है, मतलब ग्रुप का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है जब सब लोग मिलकर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे, एक पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं, उसको बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। समझ आया, ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप का पार्ट बनना, ग्रुप का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, तो उसके लिए काम करते हैं। यहां पर आप जो जैसे वो होते हैं ना, ये वाले लीडर, जो लीडर कम्युनिकेशन करते हैं वो पब्लिक होता है। उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, उनका मेन उद्देश्य या तो इन्फॉर्म करना होता है, परसुएट करना होता है, या एंटरटेन करना होता है। ठीक है, जैसे दिलजीत के कॉन्सर्ट चल रहे हैं, तो ये क्या मास कम्युनिकेशन है? मास नहीं है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहां पर पब्लिक मौजूद है, वो उन कॉन्सर्ट्स को क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है। और यहां पर इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट हुआ मास ऑडियंस। अब यहां पर लाखों लोगों तक अगर वो कॉन्सर्ट उसका एक जगह पे हो रहा है जहां पर 20,000 लोग देख रहे हैं, तो वो पब्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पे डालता है और वहां पे 50 लाख लोग देख रहे हैं, तो वही मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन में बेसिकली मीडिया का इस्तेमाल होना जरूरी है। एग्जांपल्स, इसमें आप टीम बिल्डिंग करते हो, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं ना, लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, स्टडी के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वो सब चीजें इसका हिस्सा होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इट इज बेसिकली पॉलिटिकल स्पीचेस। यहाँ पर पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, पब्लिक लेक्चर्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, और यहाँ पर न्यूज, ब्रॉडकास्ट, एडवर्टाइजिंग, फिल्म्स, ऑनलाइन कैंपेन्स, ठीक है, जो जैसे ऑनलाइन कैंपेन्स वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू चलाए जाते हैं। कम्युनिकेशन फ्लो मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, सब लोग एक दूसरे के साथ कभी भी किसी भी तरीके से बात कर पा रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी बंदा कभी भी किसी के साथ भी बात कर रहा है, दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है सर, हर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यहाँ पर मोस्टली यूनि डायरेक्शनल फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस, ज्यादातर स्पीकर टू ऑडियंस होता है, और ये भी यूनि डायरेक्शनल होता है, मीडिया टू ऑडियंस। यहाँ पर फीडबैक थोड़ी बहुत पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट फीडबैक है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं मौजूद। अगर होगी भी तो इनडायरेक्ट तरीके से मास मीडिया में फीडबैक होगी। डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, अब जो ग्रुप होता है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है
हो सकता है कि आपके कॉलेज में एक ग्रुप बना दिया जाए जिसमें आपके प्रोजेक्ट पे काम करना है, या फिर आप चेस खेलने जा रहे हैं उसका एक ग्रुप बना दिया जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रुप है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, और ये ज्यादातर फॉर्मल होती है, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होती है, कहां पर होगी, क्या क्या चीजें होती हैं, और ये सबसे ज्यादा हाईली फॉर्मलाइज्ड और स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब जिस तरीके से आप मास मीडिया की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे फॉर्मेलिटीज क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे फॉर्मेलिटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो फॉर्मेलिटीज होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है। टूल्स, अब यहां पर कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, दिस इज बेसिकली ग्रुप डिस्कशन। मैसेजिंग एप्स होती हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, वीडियो कॉल्स हो गया, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोफोन्स, जैसे माइक लगे हुए होते हैं, स्लाइड्स, और यहां पर टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स। यहां पर फीडबैक है, इमीडिएट होती है और डायरेक्ट होती है, यहां पर लिमिटेड फीडबैक होती है, और यहां पर इनडायरेक्ट होती है और डिलेड होती है। उसके बाद अगर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस यहां पर ग्रुप, क्योंकि आप कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, यहां पर ऑडियंस को रिटेन करके, ठीक है, एक लंबे समय तक लोगों को बिठा के रखना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और यहां पर सबसे दिक्कत बड़ी यही होती है कि जो ऑडियंस होती है वो डाइवर्स होती है। टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, आप कौन सा मैसेज कौन बंदा कब ले रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक, हु इज गेटिंग अवर मैसेज, किस तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, कैसे हमारा मैसेज पहुंच रहा है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो वहां पर दिक्कत है वो देखने को मिल जाती है। मैसेज का नेचर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि हमें सबको एक्टिवली इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर 5 लोग हैं तो वो क्लियर है, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, किस विषय पे, किस टॉपिक पे उन्होंने बात करनी है। यहां पर फोकस होता है बट जनरलाइज फॉर अ ब्रॉडर ऑडियंस, मतलब जो मैसेज होता है वो तो एक ही होता है, एक ही मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस क्या होती है, ब्रॉडर होती है। यहां पर मैसेज स्टैंडर्डाइज होता है और एक यूनिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका मैसेज किस तक जा रहा है, समझ रहे हो ना। अगर आप मास मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उसके लिए आपको मैसेज ऐसा स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ेगा कि हर बंदे तक अगर पहुंच रहा है तो हर बंदा उस मैसेज को समझ पाए, कि हर बंदा उस मैसेज को समझ पाए, ये होना चाहिए। क्लियर है जी? और असेसिबिलिटी की बात की जाए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स तक ही सीमित रहता है, ठीक है। उन 5 लोगों को या उन 10 लोगों को ही पता है कि उन्होंने किस विषय पे बात करनी है, उन 5 लोगों को ही पता है कि उनका टॉपिक डिस्कशन का क्या है। यहां पर ओपन टू दोस्त प्रेजेंट इन पब्लिक सेटिंग, पब्लिक में जो भी आ सकता है, जो नेताओं की रैलियां होती है वहां पर तो वो पैसे देके भी लोगों को लेकर आते हैं भीड़ दिखाने के लिए, तो वहां पर ओपन होता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। और यहां पर तो वाइड और डिस्पर्स्ड ऑडियंस होती है थ्रू मीडिया का। बस फर्क यही है कि यहां पर आपको मीडिया का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और पब्लिक कम्युनिकेशन में मीडिया के बिना भी बात चल जाएगी, और ग्रुप डिस्कशन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपको मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है बेटा। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इस वजह से मुझे लगा कि ये तीनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाए, ताकि इसमें आपको चल के आगे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आता है हमारे पास 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक होता है लीनियर, एक होता है इंटरेक्टिव, और एक होता है ट्रांजैक्शन। ध्यान से समझना, लीनियर मॉडल कौन सा होता है बेटा, लीनियर या लाइनियर मॉडल का मतलब होता है जब कम्युनिकेशन एक लाइन में हो रहा है, मतलब वन साइडेड होता है। आपने बात बोली, सामने वाले ने सुनी, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है। जब कम्युनिकेशन एक ही साइड का होता है, रेडियो जैसे रेडियो सुन रहे हो तो एक ही साइड पे कम्युनिकेशन होता है, उसको लीनियर मॉडल बोला जाता है। वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें कोई फीडबैक का स्कोप नहीं होता और ना ही कोई फीडबैक होती है, ना तो फीडबैक का कोई स्कोप होता है ना ही फीडबैक होती है, लेकिन या इट कैन बी इनडायरेक्ट फीडबैक लोगों के बिहेवियर में, वो इंपैक्ट की फॉर्म में आप देख सकते हो, ठीक है, इंपैक्ट की फॉर्म में आप देख सकते हो कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। दूसरा होता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है, जो आजकल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो आजकल लेटेस्ट मॉडर्न चीजें आती है ना, ईमेल हो या व्हाट्सएप हुआ, जहां पर कम्युनिकेशन तो टू वे है, मतलब यहां पर कम्युनिकेशन तो टू वे है, लेकिन जो फीडबैक होती है वो क्या होती है, वो डिलेड होती है। क्या होती है, डिलेड फीडबैक होती है। अब डिलेड फीडबैक होने का मतलब क्या हुआ कि अगर फीडबैक डिले है तो मतलब आ तो जाएगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लेकिन सेम टाइम पर नहीं होगी। देन आ जाता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। व्हाट ट्रांजैक्शनल मॉडल मतलब, ट्रांजैक्शन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं बोलता हूं कि अच्छा कि ट्रांजैक्शन बताओ क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को कुछ दिया और बदले में कुछ लिया, ट्रांजैक्शन। लाइक ट्रांजैक्शन मतलब तुम दुकान पे गए, तुमने 10 रुपए की चीज खरीदी, उसने तुम्हें चीज दिया, तुमने पैसे दे दिए, तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल, जहां पर सेम टाइम पे फीडबैक होता है, इमीडिएट फीडबैक होता है, इमीडिएट फीडबैक। ये सिंपल बेसिक मीनिंग है। तो मीनिंग समझते हैं पहले। लीनियर मॉडल क्या बोलता है, वन वे कम्युनिकेशन वेयर सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज टू रिसीवर विदाउट फीडबैक, यहां पर कोई फीडबैक नहीं है। इंटरेक्टिव मतलब टू वे कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड फीडबैक बट अकर सीक्वेंशियली, मतलब फीडबैक होगी बट एज सीक्वेंशियली होगी, पहले इसकी तरफ से फिर उसकी तरफ से, सेम टाइम पर नहीं होगी। और यहां पर आ जाता है साइमल्टेनियसली, सेंडर एंड रिसीव इंटरेक्टिव डायनामिकली, साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन, जहां पर सेम टाइम पर कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम टाइम पर कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों एक ही टाइम पर, ठीक है, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो। नेचर की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये वन डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही साइड पे चलता है। ये होगा तो टू, लेकिन सीक्वेंशियली होगा, मतलब क्रमिक होगा, सीक्वेंस वाइज चलेगा, पहले वो फीडबैक देगा फिर वहां से फीडबैक आएगा। लेकिन यहां पर जो फीडबैक होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है, एक साथ फीडबैक होती है, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कंपोनेंट तो सेम वही है कि यहां पर सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर नॉइस, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर फीडबैक, फीडबैक नॉइस कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर जब कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है, ठीक है, जहां पर हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर कॉन्टेक्स्ट है वो अपने आप में बहुत मैटर करता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन के अंदर क्या करता है बेटा, ट्रांजैक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि हमें आपको पता है कि जो
कॉन्टेक्स्ट है उसके बिना कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। कि हम बोले कि यार कम्युनिकेशन होगा, तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। विदाउट कम्युनिकेशन यहां पर फीडबैक इज एब्सेंट, यहां पर फीडबैक इज डिलेड, लेट है, सीक्वेंशियली है, और यहां पर फीडबैक इज इमीडिएट एंड कंटीन्यूअस, लगातार, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन लगातार चलता है। इंटरेक्टिव, नो इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन है लेकिन लिमिटेड इंटरेक्शन होती है, और यहां पर हाई इंटरेक्शन होती है, बोथ सेंडर रिसीव कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे फेस टू फेस जो आप बोल सकते हो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो इसी की टाइप है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो इसी की टाइप है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो इसी की टाइप। फोकस इज ऑन द सेंटर एंड मैसेज, तो मेन सेंटर के पास सारा कंट्रोल है, वो मैसेज जो भेज रहा है, यहाँ पर फेसबैक जो फीडबैक होता है उस पर एक्सचेंज ऑफ रोल, और यहाँ पर रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन में इंटरपर्सनल जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें रिलेशनशिप और इंटरेक्शन पे ज्यादा क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पर तो सिर्फ अपने रोल्स को एक्सचेंज करें। अगर नॉइस की बात की जाए, नॉइस यहां पर आपका मैसेज डिस्टॉर्ट कर सकती है, बट नॉइस को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो शुरुआत के कुछ मॉडल्स थे, ठीक है, जैसे अरिस्टोटल वगैरह के मॉडल थे, तो उन्होंने इसके बारे में बात ही नहीं की, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया ही नहीं था कि यार नॉइस का कांसेप्ट होता है, ठीक है। शैनन और वीवर के द्वारा सबसे पहले नॉइस का कांसेप्ट आया था। यहां पर नॉइस अफेक्ट करेगी और यहां पर नॉइस इज इंटीग्रल एंड इंपैक्ट ऑल एलिमेंट्स। तो जब ट्रांजिशन होती है, क्योंकि देखो यहां पर एक बंदा बोलेगा उसके बाद दूसरा बोलेगा, यहां पर इस वजह से नॉइस का पॉइंट है, लेकिन यहां पर जब दो लोग बात कर रहे हैं तो एक दूसरे की बात को काट भी सकते हैं, तो इस वजह से यहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट हो जाता है किसका, नॉइस। ये जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, रिटन इंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे ईमेल हो गया, क्वेश्चन एंड सेशन हो गया, ऑनलाइन चैट हो गया, और यहाँ पर फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, वीडियो कॉल हो गया, और रियल टाइम नेगोशिएशन। क्लियर है? तो ये हो गया इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये सिंप्लेक्स हो गया, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया, और ये फुल डुप्लेक्स हो गया। ये सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स का मतलब है जब एक ही साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको आप हाफ डुप्लेक्स बोल सकते हो। हाफ डुप्लेक्स का मतलब कम्युनिकेशन दोनों साइड पे हो रहा है लेकिन एक टाइम पे एक साइड से हो रहा है, और इसको फुल डुप्लेक्स बोल सकते हो जहां पर फुल कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों पार्टीज एक ही टाइम पे सेम टाइम पे एक दूसरे के साथ बात कर, जब दोनों पार्टी सेम टाइम पे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये तीनों मॉडल से आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे आप लोगों को मैच द कॉलम में या फिर स्टेटमेंट टाइप का सवाल बन सकता है। उसके बाद अगर एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत सिंपल होता है, मतलब इसमें एक साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है और दूसरे बंदे को सामने से कोई बात मतलब एक पहुंचा रहे, तो मास कम्युनिकेशन के लिए जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे अरिस्टोटल का कम्युनिकेशन था, यहां पर फीडबैक को इनकरेज किया जाता है, इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है, और यहां पर रियल टाइम डायनामिक कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि दोनों लोग एक ही टाइम पर बात कर रहे होते हैं, दोनों लोग एक ही टाइम पर क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे हैं। लिमिटेशन, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है बेटा, नो फीडबैक और इंटरेक्शन। यहां पर कोई फीडबैक नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, इस वजह से ना तो आप इसको किसी भी तरीके से इंटरपर्सनल, मतलब अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर लीनियर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लीनियर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर यहां पर देखो तो फीडबैक तो है लेकिन क्योंकि डिलेड है एंड डज नॉट अकाउंट फॉर साइमल्टेनियस इंटरेक्शन, यहां पर कॉम्प्लेक्स है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां पर नॉइस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, नॉइस की वजह से चीजें हैं वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, नॉइस की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। यहां पर कब इस्तेमाल किया जाता है, मास कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शंस, अनाउंसमेंट्स के लिए, यहां पर कम्युनिकेशन विद सम इंटरेक्शन लाइक सर्वे, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह फिल करवाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिस्कशंस या फिर ग्रुप इंटरेक्शन के लिए आप ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास चार मॉडल्स हैं किसके, लीनियर मॉडल। अभी मैंने आपको बताया लीनियर का मतलब क्या हुआ, लीनियर का मतलब है जब एक ही साइड पे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब आप एक ही साइड का कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसमें हमारे पास चार मॉडल आते हैं, अरिस्टोटल का, शैनन वीवर का, बर्लो का और लॉसवेल का। लैब से आप इसको याद रख सकते हो, LABS, LABS, लैब्स, ठीक है, लॉसवेल का, अरिस्टोटल का, बर्लो का और शैनन वीवर का, तो टोटल चार मॉडल्स हैं। तो सबसे पुराना मॉडल है वो अरिस्टोटल का मॉडल है, ठीक है, मैं कंपैरेटिवली ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ आए, याद भी हो। अरिस्टोटल का मॉडल है, इसका मेन फोकस है परसुएशन, ऑटोरिकल जिसको बोल देते हैं, जिसने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की है। वो एक स्पीकर होता है, वो लेक्चर देता है, एक पर्टिकुलर ओकेजन होता है, ऑडियंस होती है और इफेक्ट होता है। कोई कुछ किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इंडायरेक्ट फीडबैक कैसे होती है, तो मैंने बताया था कि जो इफेक्ट होता है उससे फीडबैक नजर आती है, ठीक है। जैसे पुराने जब युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी, तो वहां पर क्या होता था, लड़ाइयों में क्या होता था कि लोग एक दूसरे के, जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो एक फौज हारने वाली है तो उसका एक वो सेनापति आता है, उनको लेक्चर देता है कि ऐसे कर देंगे, फोड़ देंगे, काट डालेंगे, चीर डालेंगे, तो उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। वो जो एनर्जी दिख रही है दैट इज इंपैक्ट, दैट इज फीडबैक, समझ रहे हो ना। आप उनके बिहेवियर से आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके बिहेवियर पे टारगेट कर रहे हो। और यहाँ पर शैनन वीवर का मॉडल है जो वन वे कम्युनिकेशन की बात करता है, जिसमें नॉइस, शैनन वीवर ने सबसे पहले नॉइस का कांसेप्ट दिया था कि नॉइस है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देती है। नेक्स्ट एनकोडिंग, ट्रांसमिशन एंड डिकोडिंग। अब एसएमसीआर में जो शैनन और वीवर का मॉडल है, सॉरी बर्लो का, सेंडर मैसेज सेंडर रिसीवर, इसने बताया है कि जो क्वालिटी सेंडर में होनी चाहिए सेम टू सेम वही क्वालिटीज रिसीवर में होनी चाहिए, ठीक है, जो क्वालिटी सेंडर में होनी चाहिए सेम टू सेम वही क्वालिटीज रिसीवर में होनी चाहिए। तो ये एसएमसीआर के कंपोनेंट्स होंगे। और यहाँ पर कम्युनिकेशन में 5 एलिमेंट्स की बात करती है, कौन मैसेज भेज रहा है, क्या बोल रहा है, मैंने लास्ट से आपको बताया था किस चैनल के थ्रू बोल रहा है, किसको बोल रहा है, विद व्हाट इफेक्ट, किस इफेक्ट से वो बात कर रहा है। अब ये जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, तो यहां से सवाल बन जाते हैं, ठीक है, इसके सीक्वेंस से क्या हो जाता है, सवाल बन जाता है।
क्लियर है? तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब आता है कंपोनेंट। देखो इसके अंदर 5 कंपोनेंट की बात की जाती है। सबसे पहला बोला कि एक स्पीकर होता है जो मैसेज बनाता है, फिर उसकी स्पीच होती है, कंटेंट होता है। इसमें सबसे बड़ी ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट होता है वो ओकेजन होता है, क्योंकि अरिस्टोटल का जो मॉडल है वो ये बोलता है कि भाई हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जिस तरीके का हमारे पास ओकेजन है, जिस तरीके का हमारे सामने ओकेजन है, उस तरीके का हम लेक्चर देंगे। अगर मुझे 5वीं क्लास के बच्चों को लेक्चर देना है तो मैं अलग तरीके से लेक्चर दूंगा, मुझे किसी दुख के मौके पे लेक्चर देना है तो मेरी टोन अलग होगी, और अगर किसी सुख के मौके में मेरे को लेक्चर देना है तो मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो मेरे को अपनी मेरी स्पीच को ओकेजन पे डिपेंड करती है, ठीक है? मतलब जैसे मेरी स्पीच होगी वो उस पे डिपेंड करेगी। देन आ जाता है ऑडियंस फिर उसको सुनेगी, और इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट है, ये इंपैक्ट दिखाता है कि लोगों पे उस चीज का असर कैसे है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सेंडर है, तो सेंडर भेजता है, उसको एनकोड किया जाता है, फिर एक चैनल होता है, रिसीवर होता है, नॉइस होता है, ठीक है? ये एक बेसिक मॉडल है। इसके बाद सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ठीक है? इसमें एसएमसीआर होता है और इसमें एनकोडर और डिकोडर वाला कांसेप्ट आ जाता है। यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहले हु, फिर व्हाट, क्या बोलता है, इन विच चैनल, किस चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू, टू होम, ऑडियंस, और विद व्हाट इफेक्ट, आउटकम क्या निकल के आता है, ठीक है? उसके बाद ये एक एलिमेंट बाकी किसी में नहीं होता, एथोस, पैथोस और लोगोस। तो ये सिर्फ अरिस्टोटल के मॉडल में आता है। एथोस का मतलब है कि एथिकली वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर आपको अपनी स्पीच बढ़िया बनानी है तो लोग आप पे भरोसा करें, लोग आप पे ट्रस्ट करें, तो वो होती है आपकी क्रेडिबिलिटी। पैथोस का मतलब होता है इमोशनल अपील, मतलब आप अपनी स्पीच में किस तरीके से इमोशंस लेके आते हो, आप किस तरीके से लोगों की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हो। और लोगोस का मतलब है कि आपकी बात में लॉजिक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ये नहीं है कि 17 में क्या जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 में से क्या घटाएंगे 17 रह जाए। ऐसी आलतू फालतू बातें नहीं करनी है, सीधी काम की बात करनी है जिसमें लोगों को समझ आए कि हाँ भैया लॉजिकल बात हो रही है। तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल लोगोस। कि वो लोगोस की बात कर रहे हैं कि लोग लॉजिक समझे, उसमें लोगों को पता हो कि उसका प्रूफ क्या है, ठीक है? उसके पीछे रैशनैलिटी क्या है, वो सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम फोकस की बात करते हैं तो यहां पर जो फोकस होता है वो किस चीज पे होता है, परसुएशन पे होता है, या ऑटोरिकल पे होता है, नॉट्रिकल। इसमें ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, रिटोरिकल या रिटोरिकल की, जहां पर उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इमोशनल और लॉजिकल आर्गुमेंट, ठीक है? वही जो 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहां पर मेन पर्पस होता है ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन, यहां पर प्रॉपर एनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है? एसएमसीआर में एनकोडिंग डिकोडिंग हो गया। और यहां पर क्योंकि कम्युनिकेशन को एक 5 स्टेप्स में कवर किया जा रहा है, तो इफेक्टिवनेस एंड इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नहीं बनता है, फिर भी आप पढ़िएगा। प्रोसेस है तो सब लगभग सभी का जो प्रोसेस है वो वन वे ही है, ठीक है? वन वे प्रोसेस फोकसिंग ऑन हाउ स्पीकर डिलीवर द मैसेज टू ऑडियंस, कि जो स्पीकर है वो ऑडियंस को मैसेज डिलीवर कैसे करता है। वन वे ट्रांसमिशन वेयर सेंडर एनकोड एंड रिसीवर डिकोड, इन्वॉल्व एसएमसीआर वेयर सेंडर एनकोड ट्रांसमिट एंड रिसीवर डिकोड्स, कम्युनिकेशन गोस बाय एड्रेसिंग 5 एनालिटिकल क्वेश्चन टू मेजर इट्स सक्सेस, ठीक है? क्योंकि ये सारे ही लीनियर मॉडल का पार्ट है, इस वजह से ये सारे ही क्या है, ऑल आर वन वे प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि ये सारे मॉडल ही लीनियर है। और लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है वन वे प्रोसेस है, तो इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे पॉलिटिकल स्पीचेस होती है ना, जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती है, मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, जिसमें आप कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, जहां पर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, जहां पर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्रभावित हो, उसको बोला जाता है, वहां पर अरिस्टोटल का मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर आप शैनन वीवर की बात करते हो तो यहां पर टेलीफोन कॉल्स और ब्रॉडकास्ट मैसेज आ जाते हैं, यहां पर ईमेल, रिटन इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, और पब्लिक सर्विस, ठीक है? मीडिया एडवर्टाइजिंग ये वगैरह हो जाते हैं। लाभ लाभ लगभग सबके एक ही जैसे हैं। सबसे पहले तो हाईलाइट ऑडियंस रोल, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें देखा जाता है कि इंपैक्ट कितना होगा। लोग अगर ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, लोग अगर ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि अच्छा यार इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो ऑडियंस का इंपैक्ट है, और इसमें जो एथोस, लोगोस और पैथोस को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है कि किस तरीके से एथोस, पैथोस और लोगोस, मतलब एथिक्स भी होने चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, और क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, फीलिंग्स भी होनी चाहिए, वो सब चीजें इसका हिस्सा होनी चाहिए। और अगर यहां पर देखोगे तो शैनन वीवर ने सबसे पहली बार नॉइस को कंसीडर किया था, इससे पहले किसी भी बंदे ने नॉइस के बारे में बात नहीं की थी। एप्लीकेबल टू मास कम्युनिकेशन, ठीक है? मास कम्युनिकेशन पे आ जाएगा। यहां पर एनकोडिंग और डिकोडिंग, एसएमसीआर में याद रखिएगा एनकोडिंग और डिकोडिंग, ईडी याद रखिएगा या डीई याद रखिएगा कि इन्होंने एनकोडिंग और डिकोडिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि जो चीजें वो सही तरीके से एनकोड और डिकोड होनी जरूरी है। और यहां पर मेजर द इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजफुल फॉर एनालाइजिंग पब्लिक कैंपेन्स, ठीक है? तो जो पब्लिक कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, अभी किसी को जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया या किसी भी तरीके से अलग अलग कैंपेन्स चलाए जाते हैं, उसमें यह देखा जाता है कि इन कैंपेन्स का लोगों पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस असर को देखने के लिए, उस असर को चेक करने के लिए हम इन सब चीजों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस इंपैक्ट को चेक करते हैं, ठीक है? लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है तो फीडबैक तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? सिंपल नो फीडबैक, फीडबैक इज एब्सेंट, फीडबैक इज नॉट कंसीडर्ड, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोसेस, लिमिटेड टू वन वे कम्युनिकेशन, ज्यादातर मैकेनिकल हो जाता है शैनन वीवर, क्योंकि इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग मॉडल भी बोलते जाते हैं, ठीक है? वी कॉल इट मैथमेटिकल मॉडल। एंड अज्यूम डिकोडिंग इज ऑलवेज एक्यूरेट, क्योंकि ये बोलता है कि भैया जितनी क्वालिटीज सेंडर में होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज रिसीवर में भी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ पर डज नॉट इन्वॉल्व फीडबैक, ठीक है? वही पॉइंट आ रहा है, तो इसमें कुछ खास नहीं। तो इन सारे मॉडल्स की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि इसमें कहीं पर भी फीडबैक को कंसीडर नहीं किया गया, इसमें कहीं पर भी फीडबैक को कंसीडर नहीं किया गया। दे हैव नॉट कंसीडर्ड फीडबैक एट ऑल, किसी भी तरीके से फीडबैक को कंसीडर नहीं किया गया है। फीडबैक कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इसका कंटेक्स्ट या इसकी शुरुआत ही क्या है, लीनियर मॉडल है, तो लीनियर में फीडबैक का कोई उद्देश्य भी नहीं है, इसका कोई पर्पस भी नहीं होता। उसके बाद अगर हम ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करें तो हमारे पास दो बेसिक मॉडल है, जो एक बर्लैंड मॉडल है और एक डांस हेलिकल मॉडल है। तो जो बर्लैंड मॉडल है उस इन दोनों को ट्रांजैक्शनल मॉडल बोला गया, ठीक है? ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन का मतलब कि भाई आप
ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हो तो सामने से भी आपको कुछ मिल रहा है। तो जो बर्नलाइट का मॉडल है वो क्या बोलता है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस एंड साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, तो जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। आपने कुछ बोला, सेंडर को मिला, सॉरी रिसीवर को मिला, तो रिसीवर ने कुछ मिला बोला तो आपको मिला, तो ये एक्सचेंज हो रहा है लगातार। और जो हेलिकल मॉडल है तो ये क्या बोलता है, प्रेजेंट अ हेलिकल स्पाइरल, कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन ऐसे बढ़ता जाएगा वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सो इट इज अ नॉन लीनियर इवॉल्विंग प्रोसेस रिप्रेजेंट अ हेलिकल। हेलिकल मतलब स्पाइरल, जो आपने देखा होगा ना इस तरीके से स्पाइरल होता है। तो ये बोलते हैं जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कम्युनिकेशन होता जाएगा वैसे वैसे वो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। की कंपोनेंट देखो यहां पर सिंपल सेंडर और रिसीवर दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, क्यों, दोनों अपने रोल्स को चेंज कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन है तो दोनों एक ही टाइम पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे। तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है। कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है यहां पर, कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब वो कम्युनिकेशन सेम टाइम पे हो रहा है। दूसरा मैसेज होगा, फीडबैक होगा, नॉइस होगा और कॉन्टेक्स्ट होगा। मैंने भी आपको बताया था जहां पर भी ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन की बात आएगी वहां पर कॉन्टेक्स्ट का होना लाजमी है। क्यों, क्योंकि दोनों लोग विदाउट कॉन्टेक्स्ट आपस में बात नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहां पर स्पेशली आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट की प्रेजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट को आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है, तो यहां पर तो सिर्फ स्पाइरल के बारे में, जैसे बोलते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, अ स्पाइरल दैट वाइडन एज कम्युनिकेशन ग्रो एंड इवॉल्व। ठीक है, मतलब वो पहले छोटा होता है, ऐसे 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 क्या होता रहता है, वो जैसे जैसे मतलब इवॉल्व होता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा। तो ये क्या है, हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, स्पाइरल संरचना होती है कि टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप जो चीजें हैं वो बढ़ती जाती है। क्लियर है जी। और दूसरा टाइम है कम्युनिकेशन बिल्ड ओवर टाइम। तो यहां पर टाइम का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट टाइम स्पाइरल नहीं बन सकता। नेक्स्ट एक्सपीरियंस और पास्ट इंटरेक्शन शेप करंट एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन। जो भी आपकी पास्ट की नॉलेज है, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, उससे आपका प्रेजेंट और जो फ्यूचर का कम्युनिकेशन है वो भी इंपैक्ट करता है। राइट, प्रोसेस, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस वेयर बोथ एंड सेंडर एंगेज साइमल्टेनियसली। सेम वही बात बोल रहा है कि वो एन्कोडिंग डिकोडिंग और फीडबैक कर रहे हैं, मतलब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सेंडर है और रिसीवर है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सेम टाइम पे बात कर रहे हैं। और यहां पर ये भी कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स स्मॉल, देखो लिखा हुआ ना, कम्युनिकेशन छोटे से लेवल पे शुरू होगा, ग्रोज विद एक्सपीरियंस एंड इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक है, ऐसे 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 जैसे जैसे कम्युनिकेशन को टाइम मिलता जाएगा, जैसे जैसे कम्युनिकेशन में लोगों का एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा, वैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो दायरा है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो दायरा है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर फोकस की बात करें तो इसमें जो फोकस है वो तो सेम वही है, कॉन्टेक्स्ट एंड फीडबैक है। ट्रांजैक्शन में तो कॉन्टेक्स्ट को छोड़ ही नहीं सकते और फीडबैक भी है, साइमल्टेनियसली ऑफ रोल। ठीक है, दोनों एक दूसरे अपने आपस में क्या कर रहे हैं, रोल चेंज कर रहे हैं। दूसरा, अगर वहां देखा जाए तो यहां पर टाइम के साथ साथ कम्युनिकेशन के ग्रोथ और इवोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन ग्रो हो रहा है, टाइम के साथ साथ कैसे कम्युनिकेशन है उसमें लोगों का एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन इंक्रीज होता जा रहा है। नेचर टू वे, दोनों टू वे होगा, साइमल्टेनियस होगा और डायनामिक होगा। यहाँ पर नॉन लीनियर, प्रोग्रेसिव और क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव समझ रहे हो ना, मतलब पुरानी चीजें ऐड होती जाती है। जैसे ये ऐसे ऐड ऑन होता जाएगा तो पहले वाली चीजें भी ऐड होती जाएंगी। तो क्यूमुलेटिव समझ रहे हो ना, क्यूमुलेटिव मतलब जैसे 2 है 3 है तो फिर 3 और 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 5 13। इसको बोलते हैं कम्युलेशन। कम्युलेशन का मतलब जो सम होता जाता है, टोटल होता जाता है। राइट, एडवांटेज है रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड फीडबैक। याद रखिएगा इसमें कॉन्टेक्स्ट और फीडबैक की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा कंसीडर किया है कि भाई कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसमें कॉन्टेक्स्ट और फीडबैक का होना लाजमी है, कॉन्टेक्स्ट और फीडबैक का होना लाजमी है। दूसरा, रियल टाइम कम्युनिकेशन, फेस टू फेस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है और इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन में जो पास्ट है, जो तुम्हें नॉलेज है, जो तुम्हारी पुरानी कन्वर्सेशन है या जो भी तुमने पहले सीखा हुआ है, उन सब चीजों की इंपॉर्टेंस होती है तुम्हारे आने वाले कम्युनिकेशन को, तुम्हारा जा चुका कम्युनिकेशन या तुम्हारे पास जो पहले से प्रायर नॉलेज है वो किस तरीके से इंपैक्ट करती है। राइट, वन वे नहीं हुआ ना ये, नॉन लीनियर का मतलब वन वे नहीं होता। लीनियर का मतलब है कि वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज अब अकेले तो नहीं करोगे ना, मतलब देखा जाए तो अगर यहाँ पे अकेला बंदा थोड़ी ना कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है, तो कोई ना कोई तो होगा ना तुम्हारे साथ। अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो तुम दोनों का कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस होगा, तुम दोनों किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हो उस एवोल्यूशन, उसको इवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, वो किस तरीके से लगातार इस तरीके से चेंज हो रहा है, उस चीज के बारे में बात की। क्लियर है जी, समझ आया, बोलो यहां तक समझ आया। नोट से हेल्प होती है ना, मुझे लगता है कि फुल कोर्स के बाद ये वाले नोट्स तो बहुत बढ़िया है। मतलब जब मैं बना रहा था तो मुझे खुद लग रहा था कि अगर फुल कोर्स भी ढंग से नहीं देखा ना, रिवीजन भी अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन भी अच्छे से खा लिया ना, तो कुछ भी छूट नहीं रहा है, हर चीज कवर हो रही है। और टेबुलर फॉर्म में है तो बच्चों को पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना, अच्छा ये रहेगा एग्जांपल्स। अच्छा लिमिटेशंस रहेगी, ओके। लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि साइमल्टेनियसली देखो, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से होगा, इस वजह से। नेक्स्ट, नॉइस में भी हिंडर द प्रोसेस। जब भी टू वे कम्युनिकेशन है तो नॉइस में उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
डिफिकल्ट टू विजुअलाइज ड्यू टू इट्स अब्स्ट्रैक्ट हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, अभी जो स्पाइरल है ठीक है उसको आप किस तरीके से विजुअलाइज करोगे। नेक्स्ट, मे नॉट बी सुटेबल फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन एनालिसिस, और इसमें एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इट कैन बी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जांपल जैसे जो भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है या वीडियो कॉन्फ्रेंस या रियल टाइम डिस्कशन होती है, ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो वो आपका वन हैंड कम्युनिकेशन का मॉडल है, ठीक है, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पर रिलेशंस डेवलप करना, दैट इज अ गुड एग्जांपल लॉन्ग टर्म टीम कम्युनिकेशन, ठीक है। एक टीम बनाई है वो लगातार, जैसे देख रहे हो ना, अगर चार लोगों की टीम बनाई हुई है तो आज वो पहले दिन मिले हैं तो उनको एक प्रोजेक्ट दिया जिसको उसको उनको 6 महीने तक काम करना है। तो मुझे एक बात बताइए, जो आज उनकी बॉन्डिंग है या जो आज उनका रिलेशन है, तो क्या 6 महीने के बाद भी सेम रहेगा? नहीं, सेम नहीं रहेगा। वो 6 महीने के बाद कितनी सारी चीजें चेंज हो गई होंगी। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हो, पहले दिन जाते हो तो कैसा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट हो जाते हो, धीरे धीरे आप उसका हिस्सा बन जाते हो, तो फिर आप समझ रहे हो ना, वो ओवर द पीरियड। इसी वजह से यहाँ पर जो टाइम है उसको बहुत खास इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। यहाँ पर टाइम को क्या किया गया है बेटा, एक इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूनिक फीचर्स तो सर इंपॉर्टेंस क्या है, साइमल्टेनियस इंटरेक्शन है बोथ, क्योंकि सर्कुलर चल रहा है, सेंटर रिसीवर, कॉन्टेक्स्ट टेबल, कंसीडर कल्चरल रिलेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो कॉन्टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेलिकल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्टार्ट स्मॉल एंड एक्सपैंड। दूसरा, टाइम एंड ग्रोथ। देखो फिर से वही पॉइंट बार बार आ रहा है कि जो टाइम है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो ये दोनों हमने टोटल 6 मॉडल्स पढ़ दिए हैं, 6 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो लीनियर के हो चाहे वो ट्रांजिशनल, राइट। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब देखो, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है हमेशा उसी तरीके से चलता रहे। हेलिकल का मतलब, अभी इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, हेलिकल का मतलब जो स्पाइरल होता है। अब कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा सही तरीके से होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कम्युनिकेशन में कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है। जैसे कई बार ये भी हम भी क्लास में लेते हैं, कई बार नेट की स्पीड स्लो हो जाती है ना, कई बार आवाज सही नहीं आती, कई बार वीडियो स्टक हो जाता है, वो क्या है, वो बैरियर्स है। मतलब बैरियर्स का मतलब वो सारी ऑब्स्टेकल्स, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी दिक्कतें जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से हो नहीं पाता, इफेक्टिव तरीके से हो नहीं पाता। तो जब कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आते हैं तो वो बैरियर्स डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन से हो सकते हैं। कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है फिजिकल बैरियर। देखो ये होते हैं आपके भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं का मतलब क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं जहां पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो बैरियर्स कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर्स, जैसे नॉइस और डिस्टर्बेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक क्लोज्ड डोर है, फॉल्टी इक्विपमेंट है। जहां पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जहां पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है वहां पर जो दिक्कत आ रही है उसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल बैरियर्स। तो इसकी जैसे एग्जांपल पुअर इंटरनेट कनेक्शन, जैसे बता दिया, अगर यहां पे लाइट कम हो, आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से नजर ना आए, ठीक है, तो वो भी एक बैरियर है। लाइक पुअर इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग वीडियो कॉल, नॉइस अफेक्टिंग कन्वर्सेशन। जैसे भी मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं तो बाहर से फटाफट से रोड है तो गाड़ियों की पीपी पापा आपको सुनाई देती रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो एक दिक्कत क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। तो इस वजह से फैक्ट्री में जो नॉइस आ रही है या इंटरनेट की वजह से जो एरर आ रहा है, लाइटिंग की जो दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो सब चीजें, वो तो फॉल्टी इक्विपमेंट है। समझ लो ना, जो चीजें नजर आ रही है, सिंपल भाषा में याद रखना है। तो फिजिकल का मतलब है जो चीजें टेंजिबल है, जो आपको नजर आ रही है, उनकी वजह से अगर कोई बैरियर आ रहा है तो उसको बोला जाता है दैट दीज आर फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कम्युनिकेशन मेंटल स्टेट से। जैसे कई बार होता है ना, आपका मूड सही नहीं होता, बोलने वाला या फिर सुनने वाला, दोनों का। तो साइकोलॉजी का मतलब माइंड से रिलेटेड। तो जैसे आप कोई जजमेंट, आप लेक्चर दे रहे हो, आपको लगता है यार मेरे को जज करेंगे लोग, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपने कुछ स्टीरियोटाइप्स दूसरों के बारे में बना रखे हैं, तो जो जितनी भी चीजें माइंड से रिलेटेड होती हैं वो सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे लोगों को पब्लिक में बोलने से डर लगता है ना, और अगर कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते डर जाते हो, इतना डर जाते हो कि फिर फंबल करने लग जाते हो, हकलाने लग जाते हो, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हो। देखा होगा आपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे। तो इस तरीके का अगर कोई भी बैरियर होता है तो उसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या, वो माइंड से रिलेटेड। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, वो बैरियर जो किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, माइंड से रिलेटेड होते हैं, दिमाग से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं। देयर आ सकता है लैंग्वेज रिलेटेड। लैंग्वेज सिंपल मतलब इसमें ना सिमेंटिक बैरियर हो सकते हैं। एक और चीज लिखो, सिमेंटिक का मतलब होता है, कई बार सिमेंटिक भी इसमें आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बैरियर्स। अंडरस्टैंड मतलब आप सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, उसका बोलने का मतलब कुछ और है। मतलब जहां पर समझने पे अंडरस्टैंडिंग का बैरियर हो जाता है उसको सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है। आप कुछ और बोल रहे हो, सामने वाला कुछ और सुन रहा है, ठीक है, आपने बोला वट, लेकिन उसको सुनाई दिया बट। तो अब देखा जाए तो अगर इस तरीके का कोई बैरियर आ गया जहां पर बेसिक प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है, तो उसको हम कौन सा बैरियर बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। वो लैंग्वेज से रिलेटेड भी हो सकता है, सीरियस, राइट। सो जैसे कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज की तो वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हो, कोई टेक्निकल वर्ड बोलता है, आपको समझ नहीं आता, राइट। दूसरा, लैंग्वेज में डिफरेंस है, मैं पंजाबी बोल रहा हूं, आपको पंजाबी समझ नहीं आ रही है, हिंदी समझ में आती है, वोकैबुलरी खराब है, या फिर एम्बिग्यूटी और वीकनेस इन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सेम वही हो गया कि मेरे को, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग इंग्लिश को इतने पंजाबी एक्सेंट में या हिंदी एक्सेंट में बोलते हैं, हमारा दिल करता है उस बंदे को कि यार तू हिंदी बोल ले, तो पंजाबी बोल ले। इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से इंग्लिश बोलने से अच्छा है ना, तो वो चीज है। जैसे यूजिंग टेक्निकल जैर्गॉन्स, तो मतलब टेक्निकल वर्ड्स हैं बहुत सारे, है ना, जैसे लॉ में होते हैं, मेडिकल साइंस में टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, बीमारियों के नाम इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना, राइट। जैसे पेट में दर्द है, हमारे लिए तो पेट में दर्द है, पता नहीं टेक्निकल लैंग्वेज में उसको या फिर मेडिकल साइंस में उसको क्या बोलते होंगे, राइट। दूसरा, कम्युनिकेशन विद समवन टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब अगर वही सेम है, पंजाबी वाला बंदा हिंदी वाले बंदे के साथ बात करेगा, उसको हिंदी समझ नहीं आ रही, उसको पंजाबी नहीं आ रही है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम, सॉरी, ये लैंग्वेज का बैरियर हो गया, सिमेंटिक का बैरियर हो गया। तो दिक्कत तो वही है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। देन आता है कल्चरल बैरियर। हर कल्चर के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कल्चर में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। लाइक
जैसे वेरिएशन नॉन वर्बल, अब देखा जाए गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज है, समझ रहे हो ना? जैसे अगर भारत में देखा जाए तो हम हैंडशेक करते हैं, वो जापान वाले वैसे करते हैं, चाइनीज वाले है ना, तो हर किसी का जो गेस्चर्स हैं, हर किसी की जो बॉडी लैंग्वेज वो अलग है, वो समझ नहीं पाओगे आप उनको, राइट? इसलिए दूसरा वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम और कस्टम में डिफरेंस है ना, देखा जाए ना, राइट और नॉट, तो समझ रहे हो ना? तो अब वेस्टर्न के जो कपड़े हैं वो अलग है, इंडिया वालों के कपड़े अलग है, ठीक है? यहाँ पर एक साड़ी से वहां की 50 लड़कियों के कपड़े बन जाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत है और हम सही है, या हम सही है वो गलत है। हर किसी की अपनी ट्रेडिशन है, लेकिन हाँ, आप एक ट्रेडिशन को उठा के दूसरी जगह पर बिठाने की कोशिश करोगे तो वो फिट नहीं बैठता, लेकिन अब तो इंडिया में भी ये सब चीजें चली रही है, ठीक है? तो इस वजह से दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशंस और एटिकेट्स है, ठीक है? हर किसी के अपने अपने एटिकेट्स हैं, उनको गलत तरीके से समझते हो। जैसे वही होता है इंटरनेशनल मीटिंग है, अब वहां पर अगर आप जाते हो तो वहां पर आप हैंडशेक करते हो तो वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, वहां पर आप जाके किसी को हक कर लेते हो, वो वहां पर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो दैट इज डिफरेंस, हर कल्चर का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, तो आप एक कल्चर की चीजों को दूसरे कल्चर पे ऐसे थोप नहीं सकते। यू कैन नॉट कि भैया यहां पे जाके मैं इसको लगा दूं, ऐसा नहीं। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कॉम्प्लेक्स हायरार्की का स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन में 10 लेवल्स बने हुए हैं, तो कहां पर कम्युनिकेशन करोगे, कैसे कम्युनिकेशन करोगे, राइट? नेक्स्ट, ओवर रिजिड पॉलिसीज एंड रूल्स। अगर बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, आप इसके साथ बात नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते ना, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल और पुअर वर्कप्लेस कल्चर एंड डिस्ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉइज। सो डिलेड अप्रूवल टू द कॉम्प्लेक्स। अब आपको अप्रूवल चाहिए थी, वो काम आज ही होना चाहिए था, आपको अप्रूवल ही 4 दिन के बाद मिल रही है, तो उस काम को कैसे करोगे, है ना? भैया जिस काम की अप्रूवल मुझे आज चाहिए थी, अगर वो आज नहीं मिल रही है तो वो काम कहां से होगा? नेक्स्ट, मीमोज आर नॉट रीचिंग ऑल एम्प्लॉइज। अब जो ऊपर से मैसेज आ रहा है, जो ऊपर से मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ही नहीं पहुंच रहा नीचे तक। आपने आप सारे एम्प्लॉइज को मैसेज भेजना चाहते हो, आपने टैग 50 लोगों को किया, 50 को किया ही नहीं है, तो आपको लगता है मैंने सब लोगों को भेज दिया, लेकिन बाकी 50 के पास तो मेरे नहीं पहुंचा, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो बैरियर्स हो सकते हैं। ये सिमेंटिक, अभी मैंने बताया था ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेज और सिंबल्स होते हैं, यूज ऑफ वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग, जैसे होमोनिम्स होते हैं, ठीक है? बट वट है ना, वो वर्ड हो गए सी सी। ट्रांसलेशन एरर इन मल्टीलिंगुअल सेटिंग, लाइक मिसइंटरप्रिटेशन डेडलाइन एज ऑप्शनल डेट। डेडलाइन का मतलब कुछ ऑप्शन है, जैसे होती है ना ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, है ना? बोला तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आपकी दादी आपको बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी ना आए, और फिर अचानक से कोई कमी ना आ जाता है। तो इस कमीना और कमीना दोनों का अलग अलग मतलब है। कमीना का मतलब है कि कमी ना हो, और कमीना का तो मतलब आपको मालूम है अच्छे से, बहुत होंगे आपकी जिंदगी में। देन आ जाता है टेक्निकल बैरियर्स। अब टेक्निकल तो मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से आउटडेटेड और कंप्लीट जो कम्युनिकेशन के टूल्स ही आपके सही नहीं है, ठीक है? आप कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, आपको टेक्निकल यूज ही नहीं करना आता। जैसे अभी अचानक से कोविड आ गया था, तो वो बेचारे टीचर जो 20-30 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, उनको अचानक से ऑनलाइन पाना पड़ा, बेचारों को कैमरा नहीं यूज करना आ रहा, दिक्कत हो गई है कैमरे से। तो लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, फ्रीक्वेंट टेक्निकल ग्लिचेस और डाउन टाइम, ये भी होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर अब जैसे यहाँ पर इंटरनेट के एरर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है? मतलब घर पे तो हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत रेयर होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है? महीने में एक बार हो गया। लेकिन अगर ऐसा है कि हर रोज क्लास बंद हो जाए, मैं आपको हर रोज बोलूं कि आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, लाइट, समझ रहे हो ना? तो वो भी दिक्कत होती है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लाइक यूजिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन, आप आज भी पेजर यूज कर रहे हो, आज भी वो बटनों वाला फोन यूज कर रहे हो। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वर्चुअल मीटिंग टूल्स, आप जूम पे आपको पता ही नहीं है कि कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन रह जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ऑडियो ऑन रह जाती है, और फिर वो बहुत वायरल हो जाती है, वो आपने देखा होगा, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है? इसलिए सो देयर आ जाता है परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल का मतलब क्या होता है? आप परसेप्शन, मतलब किसी चीज के, परसेप्चुअल का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में परसेप्शन बनाते हो। अब एक बंदा एक चीज के बारे में कुछ और परसेप्शन रखता है, दूसरा बंदा किसी दूसरी चीज के बारे में और परसेप्शन रखता है। वो नॉर्मली आपने देखा होगा, एक फोटो होती है ऐसे कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब यहाँ पे बीच में ये लिखा हुआ है, अब इसको ये 9 नजर आ रहा है, इसको ये 6 नजर आ रहा है, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन हर कोई अपने हिसाब से क्या कर रहा है, सोच रहा है। सो प्री कंसीव इमोशंस, ठीक है? आपने पहले जैसे अज्यूमिंग अ क्लियर इज एन इंटरेस्टेड बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के ना, या किसी के कपड़ों को देख के, या किसी के एटीट्यूड को देख के आप अपने हिसाब से उसको क्या कर लेते हो, एक असम्पशन बना लेते हो, बायसेस बना लेते हो विदाउट वेरीफाइंग। आपको ऑडियंस के मतलब जो वो होता है ना, ऑडियंस आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, बेसिकली जजमेंट बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे आप अलग तरीके से सोचते हो। तो वो हो सकते हैं आप लोगों के कौन से परसेप्शन, जहां पर देखो अब आपकी जरूरी थोड़ी है कि आप परसेप्शन सही होगी, ये मेरी परसेप्शन हमेशा सही होगी, हो सकता है मेरी परसेप्शन गलत हो, या हो सकता है आप जो परसीव कर रहे हो आपकी परसेप्शन गलत हो। तो परसेप्शन तो रॉन्ग हो सकती है, ठीक है? इट मे बी रॉन्ग, ठीक है? तुम तो कुछ और परसीव कर रहे हो, मैं कुछ और परसीव कर रहा हूं, तो जो परसेप्शन है वो दोनों की अलग अलग हो सकती है, और दोनों की गलत भी हो सकती है। तो उस परसेप्शन की वजह से कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, आप बात को पहुंचा नहीं पाते हो, आप अपनी बात को समझा नहीं पाते हो, आप अपनी बात को आगे इन्फॉर्म नहीं कर पाते, राइट? देन आर द इमोशनल बैरियर्स, एक्सट्रीम इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ओवर एक्साइटमेंट और इंपल्सिविटी। अब देखो इमोशनल का मतलब होता है भावनाओं, जब भावनाओं में बह जाते हैं, राइट? अब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख, हर चीज इसमें आ जाती है। स्पीकिंग हार्शली ड्यूरिंग एन आर्गुमेंट, अब कोई आर्गुमेंट हो रहा है, आपको गुस्सा आ गया, आपने देखा होगा वो इंडिया वाली डिबेट में तो एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, बाल पकड़ लेते हैं एक दूसरे के। यूट्यूब पे उस पर देखा होगा, कोई ना कोई डिबेट आपने देखी होगी, है ना? ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, भैया वो नेशनल टीवी पे बोल देते हैं, राइट? तो वो सब चीजें क्या, मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, किसी ने थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया तो चलो मां बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं, वो सब चीजें। सो स्पीकिंग हार्शली ड्यूरिंग एन आर्गुमेंट एंड ओवर एक्साइटमेंट लीडिंग टू अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा खुशी में आ गए हो, तो उसमें फिर आप जो भी बोल रहे हो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें इमोशनल बैरियर होता है, ठीक है? जहां पर आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते ना, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस। नेक्स्ट आ जाता है एटीट्यूडल बैरियर्स, बैरियर अराइजिंग फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट और अनविलिंग टू नेगेटिव एटीट्यूड और रेजिस्टेंस टू चेंज।
मतलब आपका एटीट्यूड नहीं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, लाइक मैनेजर इग्नोर एम्प्लॉइज फीडबैक है, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि भाई उसको फीडबैक जाके देते हो, वो लेने नहीं चाहता फीडबैक, किसी की सुनना ही नहीं चाहता, वो अपनी ईगो में रह रहा है, वो अपनी एटीट्यूड में रह रहा है, तो फिर वहां पर आप कैसे उसके साथ बात कर पाओगे? या रेसिस्टेंस टू कम्युनिकेशन टूल्स, अभी भाई सब अभी तक सपोज करो सब ईमेल पे काम कर रहे थे, तो अब अचानक से बोल दिया कि सब डिस्कॉर्ड पे शिफ्ट हो जाओ, तो जो भी बात होगी डिस्कॉर्ड पे होगी, ठीक है, ये भी आपका एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी ईमेल पे टिके रहना चाहते हैं, वो बोलते हैं नहीं भैया हम तो पहले ईमेल कर रहे थे, आप अचानक से रातों रात दुनिया बदल गई क्या, जमीन फट गई या आसमान में कुछ हो गया? नहीं भाई हम तो पहले मेल कर रहे थे, आज में तो बोले कि डिस्कॉर्ड पे इजी है, सब एक ही टाइम पे बात दिख जाएगा, लेकिन नहीं भैया हमें तो ईमेल ही करना है। तो रेसिस्टेंस, एटीट्यूड, जिद्दी एटीट्यूड इसको बोल सकते हैं कि आप किसी चीज के बारे में सोच रखा कि भैया ये ऐसा है तो बस ऐसा ही होगा, मैं इसको चेंज नहीं करता। ऐप है ये डिस्कॉर्ड। देन आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है, मतलब समझ रहे हो ना, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल इंपेयरमेंट, फटीग, इलनेस, बॉडी, वो माइंड से रिलेटेड बैरियर है या बॉडी से रिलेटेड बैरियर? जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं वो माइंड से, देखो फिजिकल बैरियर्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं माइंड से रिलेटेड, फिजियोलॉजिकल जो दोनों को मिला के बनते हैं वो बॉडी से रिलेटेड बैरियर्स। और किसी को सुन नहीं रहा, किसी को दिख नहीं रहा, बोलने में दिक्कत आ रही है, थके हुए हो, बीमार हो, फिजिकल डिस्कंफर्ट है, लाइक डिफिकल्टी इन ड्यूरिंग द डिस्कशन, डिस्कशन में 50 लोग बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ सुन ही नहीं रहा, जो तुम्हें कम सुनाई देता है वो चीज। दूसरा स्पीच इंपेयरमेंट अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन, ये भी दिक्कत होती है, कुछ लोग हैं वो साफ नहीं बोलते हैं, आर्टिकुलेशन बहुत दिक्कत है, मैंने आपको बताया ना। अगर आप इस वीडियो को 2x पे भी देखोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है 80% नहीं 90% बच्चे वीडियोस को 2x पे देखते हैं रिवीजन के टाइम पर। लेकिन आप मुझे बता दीजिए 2x पे देखने पे भी आपको मेरी सारी बातें समझ आती हैं? यस सर बिल्कुल समझ आती हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं मैं प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट करके बोल रहा हूं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कोई भी वर्ड है वो फंबल ना हो, मेरा कोई भी वर्ड है वो मिसप्रोनाउंस ना हो, मैं इस तरीके से बोलूं ताकि अगर बाद में उसको 2x पे भी देखो तब भी आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो दिक्कत हो जाती है जहां पर हम स्पीच इंपेयरमेंट की बात करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सही से बोल ही नहीं रहे हो, वर्ड्स को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है लोगों को समझने में भी और समझाने में। और देना जाता है लैक ऑफ फीडबैक। लैक ऑफ फीडबैक सिंपल एब्सेंस और डिलेड फीडबैक है, जैसे नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स प्रॉम्प्टली, नॉट क्लैरिफाइंग गिवन आफ्टर कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब फीडबैक ही नहीं दे रहे हो, फीडबैक नहीं दे रहे हो तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको कोई बंदा ईमेल भेज रहा है, बोले रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो, आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर भैया उसने कुछ ईमेल पे भेजा है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर दिक्कत किसको होगी? तो नहीं होगी, राइट। इसलिए सो ये आप लोगों के बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। इसके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसमें एक टॉपिक है जो आपने पढ़ना है, तो मास कम्युनिकेशन, ठीक है, वो इसके अंदर एडेड है। नोट में कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से बाद में पीडीएफ से पढ़ोगे तो रिकॉल करोगे तो 5-10 मिनट में वो टॉपिक भी आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। अभी हम परसों आईसीटी शुरू करेंगे, ठीक है, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो अब हम अगली क्लास में क्या शुरू करेंगे? आईसीटी शुरू करेंगे, फिर इसी तरीके से एलआर, पीडी, हायर एजुकेशन, जो भी आपका पोर्शन पेंडिंग है वो इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। बाकी जो भी छोटी मोटी चीजें बची हुई है उसको खुद से भी रिकॉल करो, ठीक है। इतना भी ओवर डिपेंडेंट मत हो जाओ कि नहीं ये है। अब आपको पता अगर इसमें 2 टॉपिक मिसिंग है तो आप ऐसा हो कि मैं अगर करवाऊंगा, मैंने पूरे मेन कोर्स में करवा रखे हैं ना, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, जरूरी है। इसलिए तो ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, इस पीडीएफ को पढ़िएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है, मैंने पहले बता दिया, अब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपके पास कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर में 30 दिन मान के चलो, और कितनी तारीख है आज? 21 हो गई है, तो इस महीने में 9 दिन मान के चलो। बाकी आपकी किस्मत है कि 1 से 19 आपका एग्जाम कब होता है, लेकिन आप ये मान के चलो, मतलब कुल मिला के 1-2 छुट्टी भी अगर निकाल देते हो तो 35 डेज को ही मान के चलो, ठीक है। आप अपना शेड्यूल, आप अपना स्ट्रक्चर 35 डेज का ही मान के चलो, 35 डेज का ही मान के चलो। हाँ पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, अपलोड करना। चलिए, तो इन तीनों यूनिट्स की क्लासेस को 2x पे दोबारा देखिए, पीडीएफ को रिवाइज कीजिए, ताकि आप कल एक पेपर अपलोड कर दिया था विद एक्सप्लेनेशन, आज एक और कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से एक करके पेपर है वो आपके अपलोड करता है। हाँ एक और, ये इन पीडीएफ है तो इसको सिर्फ पीडीएफ को यहां पर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका प्रिंट मतलब प्रिंट जब डाउनलोड ही नहीं होगी तो प्रिंट कैसे होगी? सर डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए, नहीं दूंगा बेटा, रिवीजन कोर्स डाउनलोडेबल नहीं होता है, सिंपल सी बात है, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। वैसे भी डाउनलोड करने का क्या मतलब है, रिवीजन है तो रिवीजन को डाउनलोड करने का क्या मतलब? ये तो बस पढ़ा हुआ है, बस रिवाइज करो, जो जो चीज आपको मिस लगती है नोट डाउन करो, बात खत्म। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।